Hello everyone, this is a lesson number 4 or here in this part I'll discuss with you about the information communication technology based current related issues. बट आई टेल यू वन मोर स्टेटमेंट हियर कि यहाँ पर हम लोग एक और पार्ट भी कवर कर लेंगे क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं, जहाँ पर आईसीटी के साथ ही मैं थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्लस आई विल ऑल्सो कनेक्ट एनी ऑफ द क्वेश्चन कनेक्टिंग विद द थोड़ा बहुत रोबोटिक्स से जुड़ा होगा, वो भी आई विल इंटीग्रेट हियर. ओके, यानी थोड़ा बहुत एआई और रोबोटिक्स को भी टच करूँगा. रीज़न एआई और रोबोटिक्स में कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा है नहीं टू इन्फॉर्म यू, तो दैट पोर्शन इज़ ऑल्सो कमिंग हियर इन दिस ऑल द इंटायर सेशन. सो दैट इज़ नॉट ओनली ICT बेस, इवन इसके अलावा यू विल ऑल्सो गेट थोड़ा चैट GPTs वगैरह जो AIs वगैरह है, दैट पोर्शन यू विल ऑल्सो गेट हियर. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, इवन आई होप यू ऑल पीपल गॉट अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द सब्जेक्ट्स. और जैसा मैंने आपको 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर जो पूरा का पूरा सेशन स्टार्ट किया है, वो आई थिंक आप उसको अच्छी तरीके से सुन रहे हैं. और आई गॉट इट लाइक मेनी ऑफ द ग्रुप्स पे भी, इवन टेलीग्राम्स वगैरह पे भी यू पीपल आर शेयरिंग इट. तो ये अच्छी बात है कि दैट वॉट एवर द वर्क आई एम डूइंग हियर राइट नाउ, दैट इज़ गोइंग टू रीच टू ऑल ऑफ यू. ओके, तो स्टार्ट कर दें इसी के साथ. और मेरा नाम डॉक्टर रवि ग्रेरी और आप मुझे पूर्वांचल IAS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं. इस लेक्चर में हम लोग जिस PDF को करने वाले हैं उसका पूरा का पूरा PDF आप उस PDF को इस टेलीग्राम चैनल से जाके ले सकते हैं. ओके, इसके अलावा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इफ़ यू आर कनेक्टिंग देयर. यूट्यूब पे मैं आपको डॉक्टर रवि ग्रेरी क्लासेस के नाम से आपको अपने वीडियोस लेता हुआ मिल जाऊंगा. और अगर आपके साथ कोई स्टैटिक या सब्जेक्ट को समझने में प्रॉब्लम आ रही है रिगार्डिंग द साइंस एंड एनवायरनमेंट, तो यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन द ऑनलाइन क्लासेस जो कि अवेलेबल ऑन द पूर्वांचल IAS ऐप, जहाँ पर आप जाकर सीधा कोर्स को एप्लीकेशंस के थ्रू सुन सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पर. तो दीज आर द वेरियस वे जिससे यू पीपल कैन कनेक्ट विथ मी ऑन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस. अगेन आई रिपीट, आप चैनल्स से टेलीग्राम चैनल्स पर जाकर इस PDF को ले लीजिए, दैट इज़ हियर. यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा. आइए, इस बार के टॉपिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं ICT में बताने के लिए. एंड द फर्स्ट पार्ट दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, वो है 5G नेटवर्क. 5G नेटवर्क आई थिंक आप सबको पता है कि इंडिया में 5G है जो 2020-22 में लॉन्च हो चुका है. इसके स्पेक्ट्रम की नीलामी भी हो गई है. और 5G में जो स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई है उसमें काफ़ी कंपनियों ने 5G फ्रिक्वेंसीज़ को ख़रीदा भी है. स्पेक्ट्रम वही होता है जो हम रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए कहते हैं. सो यहाँ पर भी बहुत सारी फ्रीक्वेंसियाँ हैं जो बेची जाती हैं और ख़रीदी जाती हैं. बेचता कौन है? सरकार, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि सैटेलाइट लगाता है ISRO, और ISRO आता है भारत सरकार के अंदर. और वहीं इससे जुड़े हुए जो नेटवर्क वगैरह होते हैं, ओके, उनकी सर्विसेज जो होती हैं वो रिलायंस, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल ये खरीदते हैं और ये ले जाकर फिर आप तक इन सर्विसेज को पहुंचाते हैं. इस तरीके से अगर सर्विस आपके डोर स्टेप तक पहुंच जाती है. 5G सर्विसेज काफ़ी एडवांस सर्विसेज आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं. ब्रीफ में आपको मैं छोटा सा बता दूं, जब आप मोबाइल जनरेशन की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मोबाइल जनरेशन में आती हैं. फिलहाल मोबाइल जनरेशन की शुरुआत तो 0G से होती है, जिसको हम लोग रेडियो फ़ोन या टैक्सी फ़ोन के नाम से जानते हैं. ओके, एक छोटा सा ब्रीफ मैं आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल नाम दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक पार्ट को मैं कवर नहीं कर रहा. यानी रेडियो फ़ोन या टैक्सी फ़ोन के नाम से जानते हैं. आगे चलकर यही जनरेशन थोड़ा और आगे बढ़ता है, फिर जाके 1G की तरफ आते हैं. 1G को हम TDMA के नाम से जानते हैं. ओके, सॉरी, हाँ, TDMA के नाम से जानते हैं, सो कहते हैं. ओके, सो TDMA, CDMA, ओके, FDMA. तो 3 चीज़ें आती हैं, FDMA, TDMA और CDMA. ओके, तो बेटर है, 1 मिनट रुकेगा. वन जनरेशन, सारी जनरेशन में लिख देता हूँ. उसके बाद आता है सेकेंड जनरेशन, उसके आता है थर्ड जनरेशन. इवन सेकेंड जनरेशन के बाद कुछ और भी जनरेशन्स आते हैं. ओके, सेकेंड जनरेशन के बाद तो इसको बोलते हैं हम FDMA टेक्नोलॉजी. FDMA टेक्नोलॉजी का पूरा नाम होता है फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस. दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस. तो इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस. ओके, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस. सेकेंड जी में हम बात करते हैं TDMA की, और सेकेंड जनरेशन में हम बात करते हैं CDMA की. ओके, TDMA जिसे हम कहते हैं टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस. दिस इज़ द टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस. वहीं CDMA को हम कहते हैं कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस. ओके, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस. तो ये है जनरेशन 0G, 1G, 2G, ये सारे के सारे हैं. वहीं जब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम पहुँचते हैं 2.5G में, जिसको हम कहते हैं GPRS की सर्विसेज, जिसको आप कहते हैं जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज. जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज. ओके, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज.
2.5G के बाद हम पहुंचते हैं 2.75G, जिसको हम कहते हैं दैट इज़ अ एज सर्विसेज। वी आर कॉलिंग देम एज अ एज सर्विसेज। जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो सब कह सकते हैं इन्हांस डेटा रेट फॉर GSM इवोल्यूशन। इसको हम कहते हैं इन्हांस डेटा रेट फॉर GSM इवोल्यूशन, डेटा रेट फॉर GSM इवोल्यूशन। ओके, GSM इवोल्यूशन मेरे पीछे चला गया होगा, पर घबराइए नहीं, सुन लीजिएगा। 3G के अंदर बहुत सारे सर्विसेज आते हैं, जिसमें हम UMTS की बात करते हैं, UMTS की बात करते हैं, एच की बात करते हैं। एच फिलहाल 2.75G से शुरुआत हो गई थी, लेकिन वो सेवा 3G में भी यूज़ होती है। और एक और चीज़ आती है, जिसे हम WCDMA कहते हैं, या फिर इसी को हम CDMA 2000 के नाम से भी जानते हैं। तो ये सर्विसेज हैं जो मोबाइल फ़ोन में आती हैं, इसकी मदद से हम लोग 3G को यूज़ करते हैं। 3G के बाद 2 और जनरेशन है छोटे छोटे, जैसे एक जनरेशन से हम कहते हैं 3.5G, जिसको कहा जाता है HSDPA। एक और जनरेशन उसे कहते हैं 3.75G, जिसे कहते हैं HSUPA। इसे कहते हैं HSUPA। HSDPA का पूरा नाम है हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस। और वहीं जब आप 3.75G की बात करते हैं, वहाँ पर हाई स्पीड अपलिंक बोलते हैं, हाई स्पीड अपलिंक पैकेट एक्सेस। उसके बाद हम पहुँचते हैं दोस्त 4G के बारे में, जो आज आप लोग यूज़ कर रहे हैं। 4G में बहुत सारे सर्विसेज आते हैं। यहाँ पर आप LTE ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन ले सकते हैं, VoLTE ले सकते हैं, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन ले सकते हैं, HSPA प्लस ले सकते हैं। HSPA प्लस इन दोनों का अपग्रेड हो जाता है, HSPA प्लस हो जाता है। इवन ये इसके अलावा वाईफाई वाईमैक्स जैसे सर्विसेज भी जो होते हैं वो 4G के अंदर आते हैं। और अब हम 4G के बाद कहाँ की बात कर रहे हैं, अब हम 4G के बाद पहुँचने जा रहे हैं दोस्त 5G नेटवर्क की तरफ। तो क्यों ना इस पूरे के पूरे डिस्कशन में हम 4G और 5G का कंपैरिजन कर लें, तो समझ में आ जाएगा हाउ 5G इज़ बेटर देन द 4G। बाकी ये जनरेशन्स के लिए आप स्टैटिक में मेरे साथ जुड़े रहिए, बाकी मैंने आपको बोल दिया स्टैटिक में आपको कहाँ मिल जाऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं 5G नेटवर्क के बारे में। सो 5G की जो शुरुआत है, फ़िलहाल आपको बता दूँ तो भारती एयरटेल और टेक महिंद्रा ने अनाउंस भी कर दिया है, ठीक है, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को लेकर कि वो 5G फॉर इंटरप्राइजेस है ना लेके आ रहा है। कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क के फॉर्म में ये लोग काम कर रहे हैं। फिलहाल ये चीज़ जो है वो महाराष्ट्र में दी जा रही है, जो भी न्यूज़ में आ रही है। ओके, और भारत में पहली बार अगर देखा जाए 5G एनेबल्ड ऑटो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र में हो रही है। तो ये जो नया अपडेट है जो 5G को लेकर, वो यही है। 5G डेफिनेटली आप सब जानते हैं एक मोबाइल नेटवर्क है, जो कि डेफिनेटली 2G 3G 4G से काफ़ी एडवांस होगा। और यहाँ पे जो इंटरनेट स्पीड होगी वो काफ़ी फास्ट होने वाले, हायर कनेक्शन स्पीड। यहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा फास्टेस्ट इंटरनेट की स्पीड रखने वाले हैं। ओके, अगर 5G के फीचर्स की बात करें तो पहली बात तो ये मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम पे काम करने वाला है। और आपको बताऊं तो लिटरली 5G की जो फ्रीक्वेंसी है वो 30 to 300 गीगाहर्ट्ज की होने वाली है। ओके, और इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को बहुत फास्ट इंटरनेट स्पीड से भेज सकते हैं। यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट के बड़े डेटा को आप बहुत तेज़ी से आप स्पीड से भेजने का काम जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम में, जो ऑप्शंस आपको और कहीं नहीं मिलता है। ओके, मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम एक कीवर्ड है, इसको भूलिएगा नहीं। हाई फ्रीक्वेंसी 30 to 300 मेगाहर्ट्ज पे काम करने वाली फ्रीक्वेंसी है। 5G के साथ सबसे बड़ा ऑप्शन क्या पता है, यहाँ पर आपको 3 अलग अलग बैंड्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। लो बैंड जहाँ इंटरनेट की स्पीड कम मिलेगी, मिड बैंड जहाँ पर मॉडरेट मिलेगी, और हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जहाँ पर इंटरनेट की स्पीड आपको डेटा की बहुत ज़्यादा फास्ट मिलने वाली है। तो ये हो गया लो, मिड और हाई स्पेक्ट्रम जिस पर इंटरनेट काम करेगा। और पता है ऐसा क्यों ज़रूरत है। अब आपको अगर 4G तक इस तरह के अलग अलग डिफरेंसेस क्यों नहीं हुए थे, लो के लिए, मिड के लिए और फ्रीक्वेंसी के लिए, क्योंकि वहाँ पर बचा उतनी क्वालिटी ही नहीं थी उसकी। लेकिन अब 5G के अंदर ना हम डिफरेंट तरह की क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं। कैसे डिफरेंट तरह की क्वालिटीज़ बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, तो घर के अंदर छोटा सा बच्चा, उसको इंटरनेट की स्पीड क्या चाहिए, इंटरनेट पे जाके कुछ पेंटिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसके लिए थोड़ा सा है। अब मुझे मान लो क्लासेस लेनी है, आपकी लाइव क्लासेस लेनी है, तो मेरे लिए मीडियम टाइप का ठीक है। अब कोई घर के अंदर है, कोई C++ और यूनिक्स लाइनेक्स पता नहीं क्या क्या काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंदर, तो ठीक है भाई, उसको आप हाई फ्रीक्वेंसी का दे दो। तो जैसी आपको ज़रूरत होगी ना, उस हिसाब से आपको 5G में ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो दैट इज़ द रीज़न इट कैन ऑपरेट इन द 3 डिफरेंट बैंड्स। अगली चीज़ क्या है, रिड्यूस द लेटेंसी। रिड्यूस द लेटेंसी का मतलब होता है स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो डिले प्रोसेस कम होगा। अक्सर आप देखो होता है, जैसे मैं यूट्यूब पे मान लो लाइव आता हूँ, तो मैं जब आपके पास आता हूँ ना, तब तक आपके पास जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। पहले तो मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन आप तक देर में पहुँच जाता है, तब मैं वेट कर रहा हूँ। तो ये जो है ना, इस गैप को हम लेटेंसी कहते हैं। इस लेटेंसी को कम की गई यहाँ पे, और डेफिनेटली ये चीज़ कम हो जाएगी जब इंटरनेट स्पीड फास्ट हो जाएगी। तो जो डिले प्रोसेस होगा वो काफ़ी हद तक स्लो हो जाएगा। ठीक है, और 5G में आपको बताऊं, जैसा कहा जा रहा है, जैसे कि 5G टाइप की चीज़ें आगे और बूस्टअप होने वाली हैं, तो यहाँ जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना,
बहुत ज़्यादा बूस्टअप होने वाला है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे बेस आपके पेपर है 2018 में, यूपीएससी ने स्टोरी बेस से क्वेश्चन पूछा भी था, जहाँ पे एक आदमी है वो अलार्म घड़ी सुनता है, फिर वो उठ जाता है, फिर वो बात अलार्म घड़ी को बंद करता है, जैसे ही जाके बाथरूम में गीज़र ऑन हो जाता है। पूरी एक स्टोरी थी जो बिल्कुल करंट अफेयर्स नहीं थी, एक क्रिएटिव क्वेश्चन था। यहाँ पे यूपीएससी एग्जामिनर ने क्वेश्चन को जनरेट करके फिर आपके सामने क्वेश्चन पूछा था, तो वहाँ पर थिंग्स को जोड़ा गया था। इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे बेस से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। थिंग्स का मतलब होता है कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट्स, और इंटरनेट का मतलब होता है इंटरनेट के द्वारा हम किसी थिंग्स या किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट को रेगुलेट करते हैं। इसी को हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें जो हैं वो 5G के आने के बाद और ज़्यादा बूस्टअप होने वाली हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक यहाँ पर आप सपोर्ट काफ़ी ले सकते हैं, इंटरनेट वगैरह काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी के होने वाले हैं, क्योंकि कैपेसिटी आपको 5G पे आने से बढ़ने वाली। यहाँ पर एक डिफरेंस है जो समझाने की कोशिश की गई है। फिलहाल 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, मैं आपको चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ। 1G के अंदर हम लोगों ने FDMI टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था पूरी दुनिया में, जो 1980s के फॉर्म में थी, एनालॉग पर बेस्ड था, बिल्कुल ह्यूमन टू ह्यूमन या ELE मोबाइल फ़ोन्स टाइप के साथ था। 2G तक आते आते हम लोगों ने TDMA और CDMA यूज़ करना शुरू किया दुनिया वालों ने। यही TDMA है जिसका एक वर्जन है GSM, जो आज पूरे भारत क्या पूरी दुनिया में चल रहा है। ओके, और CDMA तो फिलहाल भारत से भी रिप्लेस हो चुका है 2015-16 के आसपास। ओके, ये डिजिटल पर आधारित था, यहाँ लो स्पीड डेटा था, वॉइस और सम टेक्स्ट जो थे वो काफ़ी अच्छे थे। 3G तक आते आते यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड और ज़्यादा हो जाती है, इसको हम मोबाइल ब्रॉडबैंड के नाम से कहते हैं। हाई स्पीड डेटा इंटरनेट एक्सेस हो जाता है, जहाँ पर मैंने आपको कुछ चीज़ें अभी बताई थी, UMTS, एज और WCDM है, वो पूरे के पूरे 3G के अंदर थे। 4G के अंदर फास्टेस्ट इंटरनेट हो जाता है, दैट इज़ अ बेटर देन 4G, जहाँ पर हमने अभी LTE, VLT जैसी सेवाओं के बारे में बात की थी। LTE, VLT के अलावा HSPA+ वगैरह मैंने आपको बोला था। इसके अलावा आपको बोलूँ तो जो वाईफाई और वाईमैक्स जैसी जो सुविधाएँ हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, इनको भी 4G ही बोलते हैं दोस्त, इनको भी हम 4G ही बोलते हैं। तो दैट यू पीपल ऑल्सो रिमेंबर हियर। 5G ये काफ़ी एडवांस है, इसमें जैसे डिवाइसेस, सेंसर, IoTs वगैरह, ई-गवर्नेंट बिजनेसेस, हाई प्रोफाइल चीज़ें इसमें ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा एक ब्रीफ है जो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसी के बाद 4G आने के बाद देखो एप्लीकेशन वगैरह की चीज़ें भी काफ़ी अच्छी आती हैं, इंटरनेट वगैरह होता है, स्ट्रीमिंग होने लगता है, ऑनलाइन लोग आने लगते हैं यूट्यूब वगैरह पे, तो ये सारी चीज़ें होती जो फ़ायदे में होती हैं। अगर हम प्राइवेट 5G नेटवर्क के बारे में बात करें तो कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क के अंदर है। ओके, इसको हम एक तरह से कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क भी बोलते हैं, जो एक तरह से फिलहाल इसमें बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत है नहीं, तो इस चीज़ को हम स्किप ही करते हैं। सिर्फ याद रखिएगा हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ एयर वेव है, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा अच्छी है यहाँ पे, तो ज़्यादा दूरी तक के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। इसमें अगर 5G नेटवर्क के बारे में बात करें तो 2 मोड पे 5G काम करेगा, क्योंकि आज आपके पास काफ़ी लोगों के पास जो मोबाइल फ़ोन है एटलीस्ट वो सबके पास 4G ही है। तो यहाँ 2 तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है कि कुछ ऐसे सर्विसेज हैं 4G के साथ ही मर्ज करके आगे बढ़ा दिए जाएँ, और कुछ ऐसे होते हैं कि नई तरीके से 5G लाया जाए। तो उसी बेसिस पे 2 टर्म आता है, कहता है स्टैंड अलोन आता है और दूसरा आता है नॉन स्टैंड अलोन। तो एक कंसेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं स्टैंड अलोन और दूसरा जिसे हम कहते हैं नॉन स्टैंड अलोन। और इन दोनों के अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, दोनों मोड्स के, इनके कोई ना कोई एडवांटेज भी होते हैं और कोई ना कोई इनके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। यहाँ पर स्टैंड अलोन मोड क्या होता है, नॉन स्टैंड अलोन मोड क्या होता है, आप खुद समझ सकते हैं। जियो एक्चुअल में जो काम कर रहा है वो स्टैंड अलोन मोड पे ही काम कर रहा है। ओके, जियो जो है वो स्टैंड अलोन मोड पे ही काम कर रहा है, जो एक तरह से जैसे 4G नेटवर्क काम करता है उसी तरह से पैरेलली 5G नेटवर्क पे काम करता है। और जो नॉन स्टैंड अलोन होता है वहाँ पे क्या करता है, जो 4G की टेक्नोलॉजी होती है ना, उसी पे 5G नेटवर्क को सपोर्ट कराया जाता है। ठीक है, 4G पर ही सपोर्ट कराया जाता है। जैसे अगर आप इस पिक्चर को देखो तो इस पिक्चर में आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी एवोल्यूशन ऑफ 5G नेटवर्क में, जहाँ एक तरफ नॉन स्टैंड अलोन को समझाया गया, दूसरी तरफ स्टैंड अलोन को समझाया गया है। स्टैंड अलोन का मतलब है कि ओनली सिर्फ और सिर्फ 5G के बेस पे काम करने वाली टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर एंड टू एंड 5G पर यूज़ करते हैं, उसी पर काम करता है। 5G ही यहाँ का बेस स्टेशन भी होगा और उसका कोर भी होगा, यानी ये 5G उसका बेस स्टेशन, उसका कोर भी होगा। यहाँ पर अच्छा क्या है, यहाँ पर लोअर लेटेंसी होने वाली है, ये कम्युनिकेशन काफ़ी हद तक रिलायबल है और मैनेज कनेक्टिविटी है यहाँ पर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, सो नॉन स्टैंड अलोन वाली जो टेक्नोलॉजी वहाँ पर क्या है, कंसेप्ट तो पूरा का पूरा 4G का है, पर वहाँ पर हम उसको 5G के साथ उसको अपडेट करने जा रहे हैं। 5G यहाँ पर बेसिक स्टेशन होगा, लेकिन उसका कोर नेटवर्क जो होगा वो 4G होगा, इसीलिए यहाँ पर उस लेवल की कैपेसिटी नहीं मिलेगी जो आप नॉर्मल देख सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है 4G और 5G। तो 4G यहाँ पर क्या होगा, कोर नेटवर्क जो है वो 4G का रखने वाले हैं यहाँ पर। ओके, नॉन स्टैंड में 4G हम कोर नेटवर्क ये रखने वाले हैं।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बेस स्टेशन होगा वो 5G होगा, यानी बेस स्टेशन जो होगा वो 5G होगा और उस पर कोर नेटवर्क 4G वाला होगा जो हम एक्सेस करेंगे। यहाँ पर बेस स्टेशन और कोर नेटवर्क दोनों के दोनों 5G वाले होने वाले हैं। ओके, यहाँ पर अगर बताऊँ तो ये न्यू फॉर द कस्टमर होगा एक तरह से, ठीक है। ये न्यू फॉर द कस्टमर जो चीज़ें लाई जा रही हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि कोई भी बंदा अगर 4G फ़ोन यूज़ कर रहा है उसके साथ 5G कर सकता है। 5G यहाँ पे स्टैंड अलोन में क्या सीधा 5G का कोर भी होगा, 5G का नेटवर्क भी होगा, तो यहाँ पर एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। यानी स्टैंड अलोन मोड में और नॉन स्टैंड मोड में अगर थोड़ा यूपीएससी एडवांस जाता है तो इसको याद रखिएगा। और आगे लिए चलते हैं। 4G और 5G में डिफरेंस क्या है? देखो एक बात बताऊँ, 4G की जो फ्रिक्वेंसी है वो आपको कितनी दिख रही है? 700 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 2500 मेगाहर्ट्ज़, यानी कहने का मतलब है दोस्त लगभग 2.5 गीगाहर्ट्ज़ तक आपको फ्रीक्वेंसी मिल रही है। कहाँ? 4G तक। इवन 4G की फ्रीक्वेंसी जो पॉसिबल है ना, जो हमने यूज़ किया है वो 2.5 गीगाहर्ट्ज़ तक की है, लेकिन 4G की जो पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है ना वो 2 से 8 गीगाहर्ट्ज़ की। कितनी है? 2 से 8 गीगाहर्ट्ज़ तक की। किसकी? 4G की। और पता है 5G के केस में जो पोटेंशियल है वो कितना पता है? 30 टू 300 गीगाहर्ट्ज़। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है 30 टू 300 गीगाहर्ट्ज़। आपको नीचे लिख रहा होगा कि सर 24 गीगाहर्ट्ज़ देगा, चल जाएगा ना, 28 30 के आसपास ही तो है, ठीक है। तो पहले तो ये चीज़ें ध्यान रखना, जनरली जो हम यूज़ कर रहे हैं 4G में वो 2.5 तक कर रहे हैं, लेकिन इसका पोटेंशियल जो है वो 2 से 8 गीगाहर्ट्ज़ का है। पोटेंशियल 2 से 8 गीगाहर्ट्ज़ तक है। वहीं दूसरी तरफ 5G की बात करें तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो 30 से 300 गीगाहर्ट्ज़ की है, ठीक है। वो अलग बात है कि हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी 28। अब यू पीपल कैन आस्क मी वन क्वेश्चन, तो उस तरफ ये 8 गीगाहर्ट्ज़ से 30 गीगाहर्ट्ज़ के बीच हम क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं? क्यों 2.5 तक ही कर रहे हैं? तो 8 से 30 यहाँ तक कि 5G का 8 के ऊपर होना चाहिए। तो मैं आंसर दूंगा क्योंकि 8 से 30 के बीच का जो गीगाहर्ट्ज़ है ना, जो फ्रीक्वेंसी का, ये हम कभी भी कहीं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो खतरनाक है। असल में क्या होता है कि अगर 8 टू 30 गीगाहर्ट्ज़ के बारे में बात करेंगे, आगे मैंने इसमें स्लाइड में आगे लिखा भी है, ये बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है और ये बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद ना बॉडी को हीट करता है और बॉडी को हीट करता है तो बॉडी को रेडिएशन होता है और बॉडी को रेडिएशन होता है तो आपके लिए म्यूटेशन होता है और आपके लिए म्यूटेशन होता है तो जेनेटिक चेंजेस होते हैं और जेनेटिक चेंजेस होते हैं तो आपके लिए खतरनाक होता है। ओके, इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ 4G 5G के केस में, समझिएगा। ओके, इसलिए 8 से 30 गीगाहर्ट्ज़ के बीच यूज़ नहीं करते हैं। और आपको पता है WHO ने भी 30 से 300 गीगाहर्ट्ज़ के लिए ही दुनिया वालों को कहा है कि आप 5G के लिए यही यूज़ करेंगे। ओके, देन इट विल बी नॉट वेरी डेंजरस। एक क्वेश्चन है जो मैं अक्सर स्पेशली क्लास में पूछता रहता हूँ स्टूडेंट से, अच्छा ये बताओ कि एक मूवी देखा होगा 2.0, ओके, जिसमें अक्षय कुमार वॉज अ विलन देयर और उसमें जो मूवीज़ थी उस मूवी में कंसेप्ट क्या था? तो आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं सर ऐसा था कि उस मूवी में कंसेप्ट यही था कि जो बर्ड्स थे उसके पॉपुलेशन कम हो रहे थे और उसमें बर्ड्स के जो पॉपुलेशन कम हो रहे थे उसके पीछे जो रीज़न था वहाँ पर टावर्स को बताया गया था। देखो दोस्त, एक बात मैं आपको पहले बताता हूँ, मूवी अच्छी थी पर मूवी का कंसेप्ट गलत था। अगर आप दुनिया में जानना चाहोगे कि बर्ड के पॉपुलेशन पिछले 4 डिकेड्स में 40% जो कम हुआ, इसके पीछे रीज़न क्या है, तो इसके पीछे जो रीज़न है वो है, इसके पीछे जो रीज़न है वो कौन है? इसके पीछे रीज़न है, आपको बताता हूँ, इवन डिफरेंट तरह के केमिकल्स के एप्लीकेशन जो एग्रीकल्चर में किए जा रहे हैं, दे आर द मेन रीजंस। ओके, तो अगर आपके पेपर में कभी आता है व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द लॉस ऑफ, है ना, अगर ये पूछता है तो फट से आप कहते हैं ना बिहाइंड द लॉस ऑफ जो जो बर्ड पॉपुलेशन कम है, उसका मेन रीजन था एग्रीकल्चर में यूज में लाए जाने वाला डिफरेंट तरह का केमिकल्स, है ना, जिसका यूज नहीं मिसयूज किया हम लोगों ने। ओके, वहीं पर अगर हम स्पीड की बात करें तो कंप्लीटली 4G की स्पीड जो है वो कम है, लेकिन 5G की स्पीड वहीं पर फास्ट है। अगर हम 4G की बात करें तो इस डेटा बैंडविड्थ जो सपोर्ट करता है वो Mbps में करता है, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें 5G से तो ये Gbps में करता है। तो डेफिनेटली इट इज़ वेरी वेरी फास्ट। यहाँ पर जो लेटेंसी है वो 20 से 30 मिली सेकेंड का आता है 4G में, लेकिन 5G में आप जाते हैं लेटेंसी आपको आती है सिर्फ 10 मिली सेकेंड से 1 मिली सेकेंड में, यानी यहाँ पर डिले कम होता है, ये काफ़ी अच्छा है। ओके, यहाँ पर देखिए अगर हम 4G की बात करें, हो सकता है मेरे पीछे आपको चीज़ें ना दिख रही हैं, इसलिए कि मैंने कहा PDF आप ले लीजिएगा, आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। ओके, और आगे आने वाले समय मुझे पता है कुछ लोग इस वीडियोस को 6 महीने बाद भी देखेंगे, तो जाके उस टेलीग्राम पे जहाँ मैंने आपको बोला वहाँ जाके ढूंढ लीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। लेसन 3 में ये लेसन नंबर ऑफ डिवाइस को कनेक्ट करता है लगभग 4000 डिवाइसेस को और पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। लेकिन वहीं पर जब आप 5G सर्विसेज में जाते हैं, ये लगभग आपको बताता हूँ, तो एक बात ध्यान रखिएगा, करीब 1 मिलियन 10 लाख लोगों को पर स्क्वायर किलोमीटर के जियोग्राफिकल एरिया में एक्सेस देता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, इन्हीं पे बेस होकर आपको चीज़ों को समझना है 4G और 5G के बारे में। पोटेंशियल हेल्थ रिस्क वाली चीज़ मैंने आपको बता रखी है कि ये एडवर्स इफेक्ट हेल्थ पे नहीं डालता है, जिसके लिए मैंने 30 से 300 गीगाहर्ट्ज़ के बारे में बता दिया था। ये हीटिंग वगैरह, टिश्यू हीटिंग वगैरह नहीं करता है, यहाँ पे बॉडी के अंदर टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, पब्लिक हेल्थ के लिए खतरनाक नहीं है।
ओके, इंटरनेशनल एक्सपोजर गाइडलाइंस जो है वो WHO ने बना रखा है और WHO के गाइडलाइंस को ही पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है। ओके, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जिसका नाम है क्वांटम टेक्नोलॉजी। क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है क्वांटम मैकेनिक्स पर ही बेस्ड होता है। जब मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाता हूँ पार्टिकल फिजिक्स, तो वहाँ एक नाम बोलता हूँ मैं। ओके, वहाँ में जब मैं आपको पार्टिकल फिजिक्स पढ़ाता हूँ, जिसे हिंदी में आप कण भौतिकी के नाम से जानते हैं, जिस चैप्टर को पहले यूपीएससी में कभी कोई साइंस टेक में कोई चैप्टर नहीं माना जाता था, इवन आपके सिलेबस में भी अगर आप चाहो तो पार्टिकल फिजिक्स सिलेबस में नहीं है। पीछे के लेसन नंबर 3 में भी मैंने आपको पार्टिकल फिजिक्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कशंस किए हैं। ये पार्टिकल फिजिक्स की जो स्टडी करते हैं, ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आते हैं। कहाँ आते हैं? ये चीज़ें जो होती है वो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आती हैं, है ना। अब बात होती है क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है। देखो, क्वांटम आप सबसे छोटी चीज़ों के लिए बोलते हैं। ओके, क्वांटम शब्द हमेशा यूज में लाया जाता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल के लिए, यानी सबसे छोटी चीज़ को हम कहते हैं क्या? क्वांटम। अगर आप कभी भी साइंस बैकग्राउंड नहीं है तब भी आप आसानी से समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वांटम किसी सबसे छोटी चीज़ के लिए यूज़ में किया जाता है, यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल के लिए। और मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स एक्चुअल में हम क्या कहते हैं? मैकेनिक्स का मतलब होता है एक बिहेवियर। मैकेनिक्स का मतलब होता है एक बिहेवियर, यानी कहने का मतलब है कि हम क्वांटम मैकेनिक्स में स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बिहेवियर को देखते हैं। हम क्वांटम पार्टिकल्स में सबसे छोटे पार्टिकल्स के बिहेवियर को देखते हैं। आपको पता है छोटे पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? अगर आप छोटा सा और बैकग्राउंड जाइए, जैसे मैंने बोला केमिस्ट्री में हम लोग एटम या एलिमेंट को बेसिक यूनिट मानते थे। सो एटम और एलिमेंट्स आर व्हाट? बेसिक यूनिट ऑफ केमिस्ट्री, है ना, जैसा आप सब जानते हैं। पता है ये एटम और एलिमेंट किससे बने होते हैं, है ना? ये बने होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। और पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं क्वार्क से, ये बने होते हैं लेप्टॉन से, ये बने होते हैं मियॉन से, ये मिले होते हैं बोसॉन से, ये बने होते हैं न्यूट्रिनोस से। पता है ये सारी की सारी जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ एट्सेट्रा, ये सारे के सारे बच्चा, इन सबको हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। इन सबको हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। फिलहाल ये फंडामेंटल पार्टिकल मेरे नीचे आ चुका है, ठीक है, पर समझिएगा इन सबको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। और पता है ये सारे के सारे जब एटम के अंदर जाकर स्टडी करते हैं ना, ये सारी की सारी चीज़ें, इन सबको हम क्या बोलते हैं? इन सबको हम क्वांटम पार्टिकल कह सकते हैं, यानी छोटे छोटे पार्टिकल छोटे स्तर पर। यही है स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा था। यानी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह लेकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, लेप्टॉन, ये सारी की सारी जो छोटी चीज़ें ना, इन सबको आप क्वांटा लेवल कह सकते हैं, क्वांटम स्तर पे कह सकते हैं। क्वांटम जो टेक्नोलॉजी है ना, उसमें कहीं ना कहीं हम इसी तरह की चीज़ों को यूज़ में लाते हैं। ओके, इसी तरह की चीज़ों को यूज़ में लाते हैं, ठीक है। और इसी क्वांटम टेक्नोलॉजी पे बेस होकर आज पूरी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनाई जा रही हैं और बहुत सारे शोध रिसर्च हैं जो कर रहे हैं हम लोग। पता है क्वांटम के बारे में बात बताऊँ तो क्वांटम पार्टिकल्स के बारे में कभी आइंस्टाइन को समझ में ही नहीं आया। आइंस्टाइन क्वांटम पार्टिकल को स्पूकी बोला करते थे, मतलब भयावह, डरपोक, ऐसे कुछ कह के निकल जाते थे। या कह लो आइंस्टाइन को कभी ये चीज़ें समझ में आई ही नहीं, क्वांटम पार्टिकल्स क्या होते हैं, उनके बिहेवियर के बारे में। और वही क्वांटम पार्टिकल्स हैं जो आज रिसर्च का कारण है। और यही क्वांटम पार्टिकल है जिसके लिए फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ 2022 में दिए जा रहे हैं। ओके, यही 2022 में जो फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ हैं वो इन्हीं के लिए दिए जा रहे हैं क्या ये चीज़ें? मैं आपको समझाता हूँ। ओके, देखो ऐसा है कि आइंस्टाइन ने एक बात बोली थी। आइंस्टाइन ने कहा इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तेज अगर कोई चीज़ चलती है तो स्पीड ऑफ लाइट होती है, यानी ब्रह्मांड में स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। ओके, जिसकी स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और आइंस्टाइन करके गलती, क्योंकि क्वांटम पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनकी स्पीड, क्वांटम के बिहेवियर की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज होती है, ठीक है। तो कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर आइंस्टाइन गलत हो जाते हैं, खासतौर से क्वांटम की दृष्टि में अगर हम बात करें तो क्वांटम में कभी भी आइंस्टाइन सही होते ही नहीं है। और आइंस्टाइन भयावह, डरपोक, ऐसी बातें कहकर, स्पूकी पार्टिकल कहकर आइंस्टाइन निकल जाते हैं। क्वांटम टेक्नोलॉजी के बेस पे अगर हम देखें तो हम क्वांटम सैटेलाइट्स की बात करते हैं। क्वांटम सैटेलाइट वही है जो 2015-16 के आसपास, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर। ओके, क्वांटम सैटेलाइट्स की अगर हम बात करें तो चाइना ने क्वांटम सैटेलाइट्स लगाकर दुनिया वालों का, देखो मेरा सैटेलाइट आज दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। आपने सुना होगा कि जो जंग के होते हैं वो 5 मैदान होते हैं, उनमें से एक जंग का मैदान, जैसे वारफेयर आप कहते हैं, डोमेन ऑफ वारफेयर जिसे आप कहते हैं, उनमें से एक होता है स्पेस को हम 4th डोमेन ऑफ वारफेयर के नाम से जानते हैं। स्पेस को हम लोग 4th डोमेन ऑफ वारफेयर के नाम से जानते हैं। 4th डोमेन ऑफ वारफेयर में जो हम लोग यहाँ बात करते हैं वहाँ पर एक्चुअल में 4th डोमेन ऑफ वारफेयर को हम लोग स्पेस वारफेयर कहते हैं। तो अंतरिक्ष तकनीकी की जंग को सुरक्षित रखने के लिए चाइना ने क्वांटम सैटेलाइट बनाया था, और क्वांटम सैटेलाइट्स के बेसिस पर इन्होंने पूरा का पूरा क्वांटम टेक्नोलॉजी पर ही आधारित था, जिस टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। और चाइना ने बोला पूरी दुनिया को
कि मेरा सैटेलाइट जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। आगे चलकर इस तरह की चीज़ों पर काम हमारे भारत में भी DRDO कर रहा है, जिसको हम QKD के नाम से जानते हैं, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन पे। और आगे चलकर यहीं पर बात होती है क्वांटम इंटैंगलमेंट को लेकर, जहाँ पे नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। क्वांटम इंटैंगलमेंट को लेकर बात होती है, जिस पे हम लोग अभी बात करेंगे, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ यहीं पर हम लोग एक चीज़ और बात करेंगे, जिसको हम टेलीपोर्टेशन भी कहते हैं, ये सारे टॉपिक जो हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखिएगा। ओके, अगर हम आपसे जनरली बात करें इवन क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में और क्लासिकल कंप्यूटर के बारे में, तो थोड़ा ध्यान देना। एक तरफ मैंने लिखा क्लासिकल कंप्यूटर, एक तरफ लिखा मैंने क्लासिकल कंप्यूटर। क्लासिकल कंप्यूटर वही होता है जो मैथमेटिक्स वगैरह के बेस पे जो कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, दूसरी तरफ मैंने बात किया कि भाई क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होते हैं, ठीक है, इससे बात करेंगे। दूसरा मैंने कहा भाई क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होते हैं। देखो, जो क्लासिकल कंप्यूटर्स होते हैं, एवरीबॉडी नो बाइनरी सिस्टम पर काम करते हैं। ओके, सबको पता है क्लासिकल कंप्यूटर जो होते हैं वो बाइनरी सिस्टम पर काम करते हैं, भाई 0 और 1 जो कोड आप बोलते हैं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर पे ऐसा नहीं होता। क्वांटम कंप्यूटर पे क्या होता है, यहाँ पर जो सिस्टम काम करता है ना क्वांटम कंप्यूटर पर, यहाँ पर कुछ अलग चीज़ आती है। क्वांटम कंप्यूटर में एक्चुअल में क्या होता है समझना। क्वांटम कंप्यूटर में यहाँ पर जो चीज़ आती है उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटम पार्टिकल्स कहते हैं। ये बाइनरी सिस्टम पे काम करते हैं, ये क्वांटम पार्टिकल्स के बेस पे काम करते हैं। जो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं उनके बिहेवियर पर काम करते हैं। उनके जो बिहेवियर होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक ही समय में क्वांटम पार्टिकल्स के दो बिहेवियर देखने को मिलते हैं। जैसे एक मैंने कहा, अगर आप इलेक्ट्रॉन ले लो, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, अगर आप इलेक्ट्रॉन ले लो तो आप समझते हो कि इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग होती है ना, इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग होती है ना। स्पिनिंग मतलब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो तरीके से रहता है। ओके, इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर क्लॉकवाइज होता है और एंटी क्लॉकवाइज होता है। थोड़ा बहुत अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी 9th के स्तर पर, तो किसी सब सेल के अंदर उपकोष जिसे आप बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। ऐसे कह लो कि अगर आप किसी रेलवे स्लीपर पे जा रहे हो, रेलवे का बर्थ है, तो वहाँ दो मित्र अगर एक ही बर्थ पे जा रहे हैं तो कैसे सोएंगे, दे विल स्लीप इन दिस पोजीशन। इसको हम बोलते हैं क्लॉक, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एग्जैक्टली। और जैसा बिहेवियर इस बंदे का होता है उसी हिसाब से इसको एडजस्ट करना पड़ता है, यानी इसके साथ इसका बिहेवियर साथ साथ बदलता रहता है। अब मान लो एक दोस्त ऐसे थोड़ा फैलता है तो दूसरे वाले को थोड़ा सा ऐसे करना पड़ता है। आई थिंक आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एग्जैक्टली इस तरह के बिहेवियर जो होते हैं ना, वो आपको क्वांटम पार्टिकल में देखने को मिलता है। इसी को हम कहते हैं स्पिनिंग। तो क्वांटम पार्टिकल्स के जो बिहेवियर होते हैं वो स्पिनिंग टाइप के होते हैं, यानी दो तरह के बिहेवियर आपको देखने को मिल सकते हैं, एक प्लस हाफ टाइप के और एक माइनस हाफ टाइप के, एक प्लस हाफ टाइप के और एक माइनस हाफ टाइप के। ओके, और यहीं पर अगर हम बाइनरी सिस्टम की बात करें, यहाँ पर जो यूनिट्स होती हैं 0 1 टाइप के जिसमें डेटा चलता है उसको हम बिट्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स है तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको हम क्यूबिट्स कहते हैं। यही क्यूबिट्स आर्टिकल पर क्वेश्चन आपके पेपर में 2022 में यूपीएससी के प्रीलिम्स से पूछा गया था। क्यूबिट्स जो है वो किसके लिए काम करता है, क्या होता है, तो आंसर था क्वांटम कंप्यूटर्स में जो डेटा होता है वो क्यूबिट्स के फॉर्म में चलता है। जैसे नॉर्मल कंप्यूटर डेटा जो है वो बिट्स के यूनिट के फॉर्म में चलता है, वैसे यहाँ पर क्यूबिट्स के फॉर्म में चलता है। और क्यूबिट्स में जैसे इलेक्ट्रॉन को मैंने क्वांटम पार्टिकल्स मान लिया, सबसे छोटा पार्टिकल उसका बिहेवियर जो मैंने भी आपको पीछे बताया था, तो यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि यहाँ पर उसके दो बिहेवियर हो सकते हैं, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। और जो बिहेवियर होता है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों एक दूसरे के साथ बदलता है। ये दोनों बिहेवियर एक दूसरे के साथ बदलता है, यानी एक के साथ दूसरे का, दूसरे के साथ पहले का, दोनों का बिहेवियर एक दूसरे के साथ ही होता है। ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे, ठीक है। और इसी बिहेवियर में आपको मैंने बोला, इसी बिहेवियर को हम कहते हैं क्वांटम इंटैंगलमेंट। इस बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, इस तरह के बिहेवियर को हम क्वांटम इंटैंगलमेंट कहते हैं। चलिए आपको लिए चलते हैं एक अच्छे से मूवी की तरफ। मूवी का नाम है जुड़वा। ओके, मैं पुरानी जुड़वा देखूंगा जहाँ पे सलमान खान हीरो होते हैं, एक्टिंग करते हैं, वरुण धवन वाली नहीं, ध्यान रखना। जुड़वा में अगर आप देखो, जुड़वा 1 है ना, जुड़वा में एक्टिंग करते हैं सलमान खान साहब, ठीक है। सलमान खान साहब क्या करते हैं, आप देखो सलमान खान, दो सलमान खान होते हैं वहाँ पे। एक सलमान खान जो एक्टिविटी करते हैं वही सलमान खान दूसरे काफ़ी दूर होते हैं, और वही सलमान खान दूसरी जगह पे भी वही एक्टिविटी करते हैं। है ना कमाल की बात, है ना कमाल की बात। यानी एक के साथ दूसरे सलमान खान, यानी कहने का मतलब एक सलमान खान ने एक पंच मारा तो दूसरी तरफ वो सलमान खान ने भी एक पंच मारा, यानी एक के साथ दूसरे का बिहेवियर बदल रहा है। गॉट इट। एक ने अपना एक पैर मारा तो दूसरे ने भी अपना एक पैर मारा, यानी कहने का मतलब है एक के साथ दूसरे का बिहेवियर बदल रहा है। एग्जैक्टली, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, यही जो कंसेप्ट है इसी को हम कहते हैं क्वांटम इंटैंगलमेंट। सोचिए, नोबेल प्राइज जो दिया गया वो दिया गलत गया। नोबेल प्राइज देना था एक्चुअल में डेविड धवन को, दे दिया किसी और को। तो एक्चुअल में क्वांटम इंटैंगलमेंट जैसे कंसेप्ट तो डेविड धवन साहब ने दे दिया था इस जुड़वा मूवी में, इस जैसी जुड़वा जैसी मूवीज में।
तो सोचने की बात है, देखो किसी चीज को आप कितने स्मार्टली से आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये इस तरह के बिहेवियर्स ना कभी कभी भी आइंस्टाइन को समझ में आए ही नहीं, ये चल क्या रहा है क्वांटम्स में। ठीक है, आपको कुछ चीजें और बताता हूं। यहाँ पे क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या है, पता है क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या होता है? आप एक काम करो, जैसे मान लो ये अर्थ है बच्चा, ये अर्थ है, अर्थ पे एक इलेक्ट्रॉन ये है, कि इलेक्ट्रॉन ये है, यानी क्वांटम पार्टिकल्स मान लो, ये पृथ्वी है, ये आपका पृथ्वी है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठाऊं और लेकर मार्स पे चला जाऊं, कहाँ जा रहा हूं मैं? मार्स में जा रहा हूं, मंगल पे जा रहा हूं। ठीक है, अब इस वाले का जो बिहेवियर है ना, इस वाले का जो बिहेवियर, अब इस वाले को लेकर मैं कहाँ आ गया? यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अब नहीं रहा है, यहाँ पर ये चीज नहीं रही, यहाँ देखना, ये आपका ये वाली चीज रही और यहाँ वाली जो चीज थी वो मैं ले जाके यहाँ रख दिया। अब अगर यहाँ पृथ्वी पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स या कोई क्वांटम पार्टिकल्स में कोई चेंज हो रहा है, पता है आज से करीब यहाँ से पृथ्वी से मंगल में कई सौ लाख किलोमीटर दूर है बच्चा, यहाँ तक भी उसी समय में वही काम हो रहा है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो बिहेवियर हो रहा है वही इतनी दूर वाले पर भी वही बिहेवियर देखा जा रहा है क्वांटम पार्टिकल्स के केस में। और इतनी दूर तक एक दूसरे के साथ इस बिहेवियर को चेंज हो जाना टेलीपोर्टेशन कहलाता है। अब बताइए, आप मुझे बताइए कि पृथ्वी से मंगल कितनी दूर है? कई सौ लाख किलोमीटर है, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से चलने वाली चीज, और यहां पर उससे भी ज्यादा तेज, यहां पर कई सौ लाख किलोमीटर पर सेकंड के अंदर ही यहां पर चीज तुरंत साथ साथ बदल जाती, तो ये चीज तो स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज हुई ना। देखो 300 सपोज 300-400 लाख किलोमीटर मंगल है, मान लो, सोचने में क्या जाता है, डोंट गो ऑन गूगल, कंसेप्ट को समझो। तो समझो कम से कम कितना मिनट लग जाता वहां तक, अगर अगर स्पीड ऑफ लाइट से कोई चीज पहुंच रही होती। यहाँ तो चीज उससे भी तेज चली गई। यही मैंने बोला कि कभी भी ये चीजें आइंस्टाइन को समझ में आई। देखो आइंस्टाइन को आप कम मत समझो, आइंस्टाइन ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली और आइंस्टाइन ने जितनी बातें बोली सब सही है। यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी जो आइंस्टाइन को समझ में नहीं आए, आइंस्टाइन ने कुछ बोला नहीं, आइंस्टाइन वहां पे साइलेंट हो जाते थे। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ काफी चीजें समझ में आएगी। क्वांटम इंटेंगलमेंट, डेविड धवन साहब की जुड़वा मूवी, टेलीपोर्टेशन, इतनी दूरी पर भी एक दूसरे के साथ चीज़ों का बिहेवियर उसी हिसाब से व्यवहार करता है जैसा कि पृथ्वी पर, और इसी चीज़ों को समझने के लिए हम क्वांटम इंटेंगलमेंट जैसे शब्दों का यूज़ करते हैं। अब आपको हम यहाँ पर सारे के सारे फैक्चुअल डेटा के बेस पर चीज़ों को कवर करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सिविल इंस्टीट्यूट एंड कंपनीज आज पूरी दुनिया में क्या कर रहे हैं? क्वांटम कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि क्वांटम तकनीकी जो है पूरी तरह से क्वांटम थियरी पर आधारित है। और यहाँ पर हम जिन चीज़ों को यूज़ करते हैं, नेचर ऑफ एनर्जी और मैटर को वो एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर ले जाकर हम उनसे एनर्जी वगैरह को यूज़ करते हैं, यानी डिफरेंट तरह के ट्रांसमिशन वगैरह के लिए काम कर रहे हैं। ठीक, और ये क्लासिकल दुनिया से निकल कर एक नई दुनिया है। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात करें 2019 में क्या होता है, सेंटर डिक्लेयर द क्वांटम टेक्नोलॉजी एज अ मिशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब मिशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के फॉर्म में हम इसकी बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आपको बताता हूँ। पूरी की पूरी इसकी जिम्मेदारी दे दी गई अगले 5 सालों में आने पर, 5 सालों के लिए डीएसटी को, कि भाई डीएसटी बताओ कि हमारा जो नेशनल मिशन है ना, 2022 के लिए अनाउंस किया गया बजट, भारत सरकार ने एक बजट अनाउंस किया 2020 में, जिसको नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन के नाम से बोला गया। जो अगले 5 साल के लिए जो बजट वगैरह दिया गया, जिसका पूरा कार्य जो है डीएसटी को दे दिया गया। यानी कहने का मतलब है कि अब डीएसटी के अंदर नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, और जरा देखिएगा 20वीं सेंचुरी में अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल कंप्यूटर्स, ये सारी चीज़ें अब खत्म हो रही हैं, और जो चीज़ें लाई गई थी आगे समय के साथ ये चीज़ें अब खत्म हो रही हैं। ओके, यहाँ पर एटॉमिक, सब एटॉमिक। अच्छा, सब एटॉमिक क्या होता है? एटम के नीचे की सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, क्वार्क्स, लेप्टॉन, सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? सब एटॉमिक लेवल कहलाती हैं। ओके, उनके बिहेवियर देखो ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सारी चीज़ें क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह कहते हैं। ठीक है, अब क्वांटम सुप्रीमेसी की बात क्या होती है? क्वांटम सुप्रीमेसी का मतलब होता है क्वांटम से बढ़िया कोई नहीं है, क्वांटम से बेटर कोई नहीं है। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग अब क्या करें, 2019 में देखिए गूगल ने भी अनाउंस किया है कि भाई ठीक है, हम लोग क्वांटम सुप्रीमेसी की तरफ जा रहे हैं। ओके, और यहाँ तक कि गूगल ने एक प्रोसेसर वगैरह बनाया 200 सेकंड में टू डू द कैलकुलेशंस। दे हैव डेवलप अ प्रोसेसर दैट टुक द 200 सेकंड टू डू अ कैलकुलेशन दैट वुड हैव टेकन अ क्लासिकल कंप्यूटर 10,000 ईयर्स। देखिए क्या कमाल की न्यूज़ आ रही है। क्वांटम सुप्रीमेसी के बेस पे कुछ ऐसी गणनाएं हैं जो गूगल ने की हैं क्वांटम के बेसिस। उन्होंने कहा कि जिस गणना को एक नॉर्मल कंप्यूटर, क्लासिकल कंप्यूटर, बाइनरी कंप्यूटर करने में लगभग 10,000 सेकंड लेता है, 10,000 ईयर लेता है, उसको करने पे सिर्फ 20 सेकंड लगे। ओके, क्वांटम इंटेंगलमेंट पर यहाँ समझाने की कोशिश की गई है। फिलहाल ऑब्जर्वेशंस और सुपरपोजिशन पे नहीं जाएंगे, हमारे एग्जाम के लिए क्वांटम यहाँ पर देखिए 2 अलग अलग डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को दिखाया गया और दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, जबकि दे आर स्टैंडिंग एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। ओके, अब बात ये होती है काम कैसे करते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया, ये क्यूबिट के बेस पे काम करते हैं, उस पर भी दोबारा जाने की जरूरत नहीं है।
एक तरफ मैंने क्लासिकल कंप्यूटर, एक तरफ मैंने क्वांटम कंप्यूटर ले लिया। आप देख लीजिएगा, इसमें भी ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। मेरी तरफ क्लासिकल और क्वांटम कंप्यूटर रख के मैंने आपको डिस्कशन कर दिए थे डिफरेंसेस वहाँ पे। क्वांटम कंप्यूटर्स आपको हो गया, क्वांटम कंप्यूटर के बेसिस पे वो छोटे छोटे डेटा वगैरह को कर सकते हैं। पेंडेमिक्स वगैरह की अगर किस हिसाब से जेनेटिक म्यूटेशंस वगैरह में जीन वगैरह बदलते हैं, उसकी गणना आसानी से की जा सकती है। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर नीड्स एटलीस्ट 1000 बिट्स, है ना। करंट डाइजेस्ट क्वांटम सिस्टम की बात करें, जो प्रोसेसर है वो 433 बिट्स के होते हैं, जबकि प्रैक्टिकल क्वांटम कंप्यूटर को जरूरत होती है लगभग 1000 बिट्स के। तो देखते हैं कैसे चीज़ें करेंगे। कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं कि जो भविष्य में पूरे करने वाले हैं। ठीक है, क्यूबिट्स एग्जिस्ट द सुपर पोजिशन इन द स्पेसिफिक कंडीशन, है ना, जिसके लिए लो टेम्परेचर वगैरह की भी जरूरत होती है। मटेरियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफेक्ट्स वगैरह भी होते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, देखते हैं आगे किस हिसाब से करने वाले। क्वांटम मैकेनिक्स मैंने आपको बता ही दिया। 2022 में इसके लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी दिया गया है, जहाँ पर हम लोगों ने क्वांटम टेलीपोर्टेशन के बारे में बात कर ली है। इट इज पॉसिबल टू मूव अ क्वांटम स्टेट फ्रॉम वन पार्टिकल टू वन एट अ डिस्टेंस। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपको डीआरडीओ का नाम जरूर आएगा। देखिए, डीआरडीओ का नाम जरूर आएगा। डीआरडीओ ने अगर बोलूँ तो जो डिफेंस इंडस्ट्री वगैरह है, उन लोगों ने भारत में काम करने की कोशिश की। ये चीज़ काफ़ी हद तक मैंने इंडिया से जोड़ा हुआ है। देखिए, एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट लॉन्च इन 2018 टू कंट्रीब्यूट टू द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द डिफेंस इंडस्ट्री, जहां पर बोला जा रहा है कि डिफेंस और सैटेलाइट्स के लिए भी हम लोग क्वांटम बिट्स यानी क्यूबिट्स के फॉर्म में इम्पल्सेस या डेटा ट्रांसमिशन की कोशिश करेंगे। दैट विल बी वेरी सेफ एंड सिक्योर। इसके लिए देखिए, इनोवेशन फॉर द डिफेंस एक्सीलेंस करके एक स्टार्टअप की शुरुआत की गई है। ओके, सो इनोवेशन फॉर द डिफेंस एक्सीलेंस एक स्टार्टअप QNU लैब हैव डेवलप QKD, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने डेवलप किया है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन मैंने अभी आपको बोला था एक सिक्योर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जहाँ दो पार्टीज के बीच में जो चीज़ें शेयर की जाती हैं वो क्रिप्टेड, एनक्रिप्टेड, डिक्रिप्टेड फॉर्म में होती हैं। तो यहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। क्वांटम कंप्यूटिंग जो होती है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लेवल पर काम करती है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक ही समय में एक से ज़्यादा स्टेट में कोई जो मैटर होता है वो हो सकता है, उसका बिहेवियर आप बदलते हुए देख रहे हैं। ये चीज़ें मैंने आपको पीछे बता दी। तो ये आईडेक्स करके एक जो नेचर है वो भी ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं भविष्य में क्वांटम चैनल वगैरह काफ़ी हद तक काम करने वाला है। यहाँ पे एलाइस को दिखाया गया, बॉब को दिखाया गया कैसे दोनों एक दूसरे के साथ क्वांटम चैनल से एक दूसरे के साथ बिहेवियर दोनों का बदल रहा है। ओके, इस तरह की चीज़ों को डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को फंडिंग भी कर रहा है। देखते हैं आगे किस तरह के नए इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। आगे आपको लिए चलते हैं ओपन एआई की तरफ। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने बोला ना एक आध दो टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स के भी हैं जो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि अलग से इनमें टॉपिक बनाना इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो मुझे लगा कि यहीं पर इसी के साथ हम चीज़ों को समाप्त करते हैं। ओपन एआई, जिसको आप चैट जीपीटी कहते हैं, एक एआई है, मतलब एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब बात होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दो शब्द हैं। एक शब्द है आर्टिफिशियल और दूसरा शब्द है इंटेलिजेंट। आर्टिफिशियल एक मशीन को रिप्रेजेंट करता है। सो आर्टिफिशियल टर्म किसको रिप्रेजेंट करता है? एक मशीन को रिप्रेजेंट करता है। और इंटेलिजेंस टर्म जो है वो एक ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ समझने की जरूरत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको बोलेंगे। देखो, साइंटिस्ट पहले ऐसा सोचा करते थे, क्या कभी ऐसा संभव होगा कि हम कभी कोई ऐसी मशीन बनाएंगे जो मशीन ह्यूमन के ब्रेन की तरह काम करेगा। और एग्जैक्टली उन्होंने ऐसा कर दिखाया, जिसको हम मशीन और ब्रेन यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से आज हम जानते हैं। जो परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी में तीन टर्म मैंने यहाँ बोला। एक मैंने बोला परफॉर्मेंस, एक मैंने आपको बोला परफॉर्मेंस, दूसरा मैंने बोला एक्यूरेसी, और तीसरा मैंने बोला रिलायबिलिटी में। जो परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी में वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि ह्यूमन काम करता है। और इन्हीं बेसिस पर हम एआई को डेवलप करते हैं। बहुत से तरह के एआईज हैं, ठीक है, जिन पर आपको यहाँ पर जाने की ज़रूरत अभी नहीं है, ठीक है। और एआई वैसे भी आपको बताऊँ तो 2020 के इस एग्ज़ाम में एआई आपके पेपर में वैसे 2020 पेपर में एक ऐसे का क्वेश्चन भी हुआ था। देखिए, एआई एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, जब भी हम मटेरियल टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं उसमें एआई, रोबोटिक्स और नैनो, इन तीन टॉपिक्स में कोई ना कोई क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स और मेंस में जरूर आता है। फिलहाल इस बार के लिए चैट जीपीटी ही न्यूज़ में रहा है। चैट जीपीटी फिलहाल जो न्यूज़ में आया है वो नवंबर 2022 से न्यूज़ में आया है। ओके, क्योंकि ये चीज़ नवंबर 2022 में ही बनी है, तो नवंबर 2022 से ही ये न्यूज़ में आता है, जिसको हम कहते हैं चैट जीपीटी। ओके, जीपीटी का पूरा नाम क्या है? देखो, चैट जीपीटी अगर बताऊं तो एक तरह का चैटबॉट है। चैटबॉट क्या होता है? जैसा लगता है, जैसे आप आईआरसीटीसी की साइट पे जाइए, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। तो यहाँ जब आप टिकट बुकिंग के लिए जाते हैं ना, तो एक करके आपको एक चीज़ आपको मिलती है वहाँ पे, आस्क दिशा के नाम से। आप अभी जाइए ना, आपको तुरंत दिख जाएगा। और आज दिशा 2.0 मिलता है, 2.0।
और खट से आपको बताता है कि हाउ आई कैन असिस्ट यू। सर आपको बुकिंग करानी है, पीएनआर स्टेटस जानना है, कहाँ से कहाँ जानना है, सारा कुछ आपको आज दिशा एक चैटबॉट के फॉर्म में आता है। ऐसा लगता है कि आपके पीछे कोई चैट कर रहा है, आपके साथ बात कर रहा है, वो आज दिशा एक तरह का चैटबॉट होता है। मेरे ख्याल से चैटबॉट को समझना काफ़ी आसान हो गया होगा और आज दिशा जो IRCTC दे रहा है ये चीज़ भी आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। ठीक है, ये एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो काफ़ी हद तक आपको बताऊं तो एक दूसरे ह्यूमन की तरह सिमिलरली काम करता है। जीपीटी में, चैट जीपीटी में, जीपीटी का पूरा नाम है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर, यानी ये पूरी तरह से जनरेट करता है, प्री ट्रेन्ड है और ट्रांसफार्मर है, यानी चीज़ों को आपके हिसाब से जनरेट करता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसको हम एक जनरेटिव AI बोले तो ज़्यादा अच्छा है। जनरेटिव AI इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पूरी तरह से कोई चीज़ जो है वो बनाता है, एक तरह से नया बनाता है, वो कहीं से जाके कॉपी करके नहीं लाता है। अगर आप गूगल पर जाइए और कहिए रवि अग्रहरी के बारे में बताइए, तो रवि अग्रहरी के बारे में गूगल पे जितनी भी चीज़ें होंगी वहाँ से जाकर वो डॉक्टर रवि अग्रहरी के बारे में लेकर और वहाँ खोल देगा। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है, ये रवि अग्रहरी के बारे में नई चीज़ बनाएगा, ये रवि अग्रहरी के बारे में नई चीज़ बनाएगा। आप एक नया डॉक्यूमेंट चाहते हैं रवि अग्रहरी के बारे में, आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने चैट जीपीटी कुछ दिन पहले इंस्टॉल किया था, ठीक है, और चैट जीपीटी जो मैंने इंस्टॉल किया था उस चैट जीपीटी में मैंने कुछ पूछने की कोशिश भी की थी और ये मैं जहाँ जहाँ क्लासेस ले रहा हूँ वहाँ मैं इन चीज़ों को दिखाता भी हूँ। ठीक है, इस चैट जीपीटी में फिलहाल ये एक्सपायर हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, मैंने इसको लिया था 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन। इस चैट जीपीटी में आपको बताऊँ मैंने क्या किया था, समझना 1 मिनट, है ना, फिलहाल ये काफ़ी टाइम ले रहा है खुलने में। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने चैट जीपीटी से कुछ क्वेश्चन पूछा था। मैंने पूछा था भाई चैट जीपीटी ये बताओ, है ना, आई वॉन्ट टू प्रिपेयर अ डिटेल नोट्स ऑन डॉक्टर रवि पी अग्रहरी फॉर विकीपीडिया, क्योंकि भाई मुझे भी लगा कि थोड़ा विकीपीडिया प्रोफाइल बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगा एडवर्टाइजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, जैसे शॉर्ट बनाना, रील्स बनाना, ये टीचर्स के लिए आजकल ज़रूरी ज़्यादा हो गया, क्योंकि टीचर्स को भी पॉपुलर होना या टीचर को लोगों तक पहुँचने के लिए अब कंटेंट देने की ज़रूरत नहीं है टीचर्स को कि टीचर पढ़ावे। अब ज़रूरत यह है कि या तो वो मतलब लीव इट, है ना, फालतू क्या बात। मैंने बोला आई वांट टू प्रिपेयर अ डिटेल नोट ऑन डॉक्टर रवि पी अग्रहरी फॉर विकीपीडिया, है ना, ही इज़ एन ऑथर ऑफ मैग्रा हिल पब्लिकेशन एंड बेस्ट फैकल्टी इन इंडिया फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट। भैया मुझे एक विकीपीडिया का एक नया कंटेंट बना दो। इसने मुझे एक कंटेंट बना कर दिया, ठीक है, इसने मुझे एक पूरा का पूरा एक कंटेंट बना कर दिया और इसने जो मुझे कंटेंट बना के दिया वो कंटेंट मैं अभी पढ़ नहीं सकता क्योंकि मेरा ये जो है ये अभी एक्सपायर हो गया है। किस्मत से आज मैं आपको क्लास बना रहा हूँ, एक्सपायर हो गया। एक आध जगह मैंने क्लासेस ली थी, वहाँ पर था, तो मैंने आपको बोला था। इसने पूरे रवि अग्रहरी के बारे में एक नया अपडेट बनाकर मुझे दे दिया है, एक नया कंटेंट। अब आप बोलोगे सर इस तरफ से तो कंटेंट डेवलपर्स की नौकरी चली जाएगी, फिलहाल जानी तो चाहिए। और सर इसने कहीं से कॉपी नहीं किया, नहीं बिल्कुल नहीं, ये जनरेटिव AI है, पूरी तरह से एक नया बनाया है इसने। लेकिन अब बात यह है कि इन्होंने जो बनाया है उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है। हो सकता है इन्फॉर्मेशन है, कुछ चीज़ें गलत भी हो। रीज़न क्या है, देखो अब आप बोलोगे सर तो फिर हिसाब से दुनिया में आगे चलकर हो सकता है गूगल खत्म हो जाए। नहीं दोस्त, गूगल खत्म नहीं होगा। गूगल जब भी कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो गूगल उसके साथ उसके रिसोर्सेज भी देता है कि फलाना पेज से, फलाना वाले जनरल से, फलाना वाला डॉक्यूमेंट उन्होंने लिया गया। लेकिन चैट जीपीटी में ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो चैट जीपीटी में एक चीज़ ज़रूर है, इसमें ऑथेंटिसिटी की कमी है। और आपको बताऊं चैट जीपीटी जो है ये लास्ट जो अपडेटेड हुआ है वो 2021 में हुआ है। उसके बाद से आज तक चैट जीपीटी जो है वो अपडेट नहीं हुआ है। तो यहाँ चैट जीपीटी में जो इन्फॉर्मेशन है आपको वो अभी पुराने अवेलेबल है। और गूगल में अगर अभी 10 मिनट पहले भी कुछ हुआ होगा, अभी अर्थक्वेक दिल्ली में आया, जितना रिक्टर स्केल का, तुरंत आपको अपडेट गूगल पे मिल जाता है। लेकिन चैट जीपीटी में ऐसे ऑप्शंस नहीं होते हैं। लेकिन चैट जीपीटी फिर भी बात करें तो बहुत अनोखी चीज़ है और ये बिल्कुल पूरी तरह से एक नई इन्फॉर्मेशन बनाता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मान लो आप में से किसी का दिल टूट गया है, मान लीजिए आपका ब्रेकअप हो गया है। तो जब आपका ब्रेकअप हो जाता है, सुनिएगा बहुत ही प्यारा सा एक जो चीज़ें हैं, मैं कोशिश करता हूँ चीज़ों को क्रिएटिव बनाना। ठीक है, क्रिएटिव बनाना का मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज़ को किसी ना किसी एग्जाम्पल से जोड़ देना। मैंने कहा मान लो किसी स्टूडेंट का ब्रेकअप हो जाता है, किसी बच्चे का ब्रेकअप हो जाता है और आप उस चीज़ों को बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। अब आप उस बंदे को या उस बंदी को कुछ शायरी भेजना चाह रहे हैं। अब आप शायरी भेजना चाहते हैं तो गूगल से क्या बोलें, गूगल मेरा दिल टूट चुका है, मुझे एक शायरी चाहिए। तो गूगल क्या करेगा भाई, आपके लिए बहुत सारी शायरियाँ खोलेगा और उसमें से सबके रिसोर्सेज भी लिख देगा, यहाँ की शायरी है, यहाँ की शायरी है, उसमें से आप डेटा चेंज करके एक शायरी बना लेंगे। अब लेकिन आप जो शायरी ले रहे हैं उस कहीं से ऑलरेडी वो पहले से वो शायरी बनी हुई है, उनके सोर्सेज वहाँ खुल रहे हैं। लेकिन आप क्या बोलोगे, चैट जीपीटी से बोलोगे भाई क्या चैट जीपीटी आप एक काम करो, मेरा दिल टूट चुका है, मेरे लिए एक ऐसी शायरी बनाओ जो शायरी इतना इफेक्टिव हो कि वो सामने वाला जो भी है वो उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाए। वाह, तो चैट जीपीटी आपके लिए एक नया शायरी बनाएगा। क्योंकि गूगल वाली शायरी आप भेजोगे तो सामने वाला पकड़ लेगा, देखो अभी भी ये कॉपी और पेस्ट कर रहा है, इस बंदे या बंदी में अभी भी ओरिजिनलिटी नहीं है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, जो बनावटी है। तो यहाँ पर चैट जीपीटी कहेगा नहीं नहीं घबराओ नहीं, हम पहले एक नया बना देंगे और ऐसा बनाएंगे जो कहीं नहीं होगा। और चैट जीपीटी आपको सब कुछ एक रियल और ओरिजिनल कंटेंट के फॉर्म में देगा।
अब आपको कहेगा सर इस हिसाब से तो कंटेंट डेवलपर गए, क्यों नहीं गए, बिल्कुल गए। इस तरह की चीज़ें जा सकती, पर फिर भी यहाँ पर ऑथेंटिसिटी रहेगी। ओके, यहाँ पर ऑथेंटिसिटी की थोड़ी सी कमी है जहाँ पर वेरीफाई करना पड़ेगा। तो सर इस हिसाब से आजकल न्यूज़पेपर्स इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, इनसे कंटेंट डेवलपर्स वगैरह करना बहुत आसान हो जाएगा, डेफिनेटली बहुत आसान हो जाएगा। तो सर इस हिसाब से तो फिर एडिटर वगैरह अगर हमें कोई काम दिया जा रहा है तो फिर तो हम 10 मिनट बैठ के पूरा का पूरा, जैसे यूक्रेन और रशिया के नए जो विवाद हैं उनको लेकर मुझे एक कंटेंट बनाना है, तो मैंने चैट जीपीटी को बोला बना दिया, जैसे एक बार रीड आउट कर दिया, कहीं कोई छोटे मोटे एरर्स तो नहीं है, दे दिया। तो सर इसका मतलब पूरे दिन हम तफरी करें और शाम को 10 मिनट ऑफिस में बैठकर काम करके ऑफिस में डिलीवर करके चले जाएं। सुनो, ऑफिस वालों को भी चैट जीपीटी के बारे में पता है। ओके, पता है, नहीं पता है तो पता चल जाएगा। अच्छा सर एक बात और बताओ, तो फिर इसमें अगर आपकी भी तो नौकरी जाएगी, मेरी क्यों जाएगी? हाँ, मेरी नौकरी तब जा सकती है अगर मैं पीपीटी बनाकर और पीपीटी को पढ़ दूं तो। क्यों सर, इसमें क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, पीपीटी पढ़ रहे हैं बस, एक लाइन 2 लाइन बोल दिया, ऐसे नहीं। ऐसे लोगों की नौकरी जाएगी, पर उन लोगों की नौकरी नहीं जाएगी जो चीज़ों को क्रिएट करते हैं। मतलब क्रिएटिविटी वाले लोगों की नौकरी कभी नहीं जाएगी। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप फायर नहीं होंगे? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं तो जीपीटी समझा रहा हूँ। तो मेरा समझाने का मतलब है कि जहाँ पर क्रिएटिविटी है, जहाँ चीज़ों को आप जनरेट करते हैं, चीज़ों को आप सोचते हैं, बनाते हैं, सूझबूझ के बाद बनाते हैं, जरूरी नहीं मशीन उस लेवल पे सोच ले, क्योंकि मशीन तो अपने हिसाब से कंटेंट डेवलप बना रहा है, लेकिन क्रिएटिविटी वाली चीज़ें नहीं बनाता। अब मान लो एक टीम लीडर है, वो कैसे 20 लोगों को जोड़कर काम करता है, ये तो उसका हुनर है ना, ये चैट जीपीटी कहाँ देगी? तो सर समझ गए, यानी जितने भी क्रिएटिविटी वाले लोग हैं वो लोग हमेशा सर्वाइव करेंगे, चैट जीपीटी से आने पर उनको दिक्कत नहीं होने वाली। एग्जैक्टली। और जितने लोग कॉपी पेस्ट वाले हैं, पीपीटीज वाले हैं, कंटेंट को कहीं गूगल से कॉपी कर रहे हैं, वो लोग फायर होंगे, डेफिनेटली फायर होंगे। यहां पर वही चीज है कि यहां पर ऐसा मत सोचिएगा कि चैट जीपीटी आने से नौकरियां खत्म हो जाएंगी। किस तरह के लोग बचेंगे ये मैंने आपको बताया, पर अभी देखते हैं अभी ये चीज कहां तक जानी है, ये चीज अभी बहुत दूर तक जानी है। चलेगा, तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें हैं। चैट जीपीटी आपको बहुत सारे इंटेलिजेंट आंसर देता है, आप पे कन्वर्सेशंस करता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ समझा ली हैं और आगे लिए चलते हैं। फिलहाल चैट जीपीटी पे हमने कुछ ज़्यादा बातें कर ली हैं। ओके, देखो चैट जीपीटी के बारे में 2-3 चीज़ें और बताऊँ। ये ट्यूरिंग टेस्ट पास करने वाला, ये ट्यूरिंग टेस्ट पास करने वाला, दूसरा ये ट्यूरिंग टेस्ट पास करने वाला, ठीक है, अगर फिर ट्यूरिंग टेस्ट पास करने वाला दूसरा एआई है। इट्स अ सेकंड एआई जिसने ट्यूरिंग टेस्ट पास किया है। फर्स्ट एआई जिसने ट्यूरिंग टेस्ट पास किया उसका नाम भी ट्यूरिंग ही था। ओके, उस बंदे का नाम, जिसने पहला ट्यूरिंग टेस्ट पास करने वाला जो बनाया था, उसका नाम भी, उस व्यक्ति का नाम भी ट्यूरिंग ही था, इसलिए उसने अपने नाम पर ही उसका नाम ट्यूरिंग टेस्ट रख दिया। ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है? इसको हम बोलते हैं ह्यूमन मशीन टॉक। ट्यूरिंग टेस्ट होता है, इसको हम कहते हैं ह्यूमन मशीन टॉक। यानी कहने का मतलब है बिल्कुल एक मशीन उसी तरह का जवाब देता है जैसा कि ह्यूमन जवाब देता है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा, मान लो एक तरफ मैं हूँ, है ना, ये मैं हूँ, और मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे, मैंने पूछा ये बताओ a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या? तो मैंने कहा ठीक है, मुझे तो पता है a² + b² + 2ab। मैंने जब आपसे क्वेश्चन का आंसर बोला, आपने भी मुझे वही आंसर दिया, a² + b² + 2ab। फिर मैंने उस मशीन से पूछा कि मशीन तुम बताओ कि a + b का होल स्क्वायर कितना होता है? मशीन ने भी बोला भाई वही a² + b² + 2ab। तो मैंने कहा मशीन तुम तो वैसे ही सोच रहे हो जैसे कि ह्यूमन ना सोच रहा है, एकदम वैसे ही आंसर दे रहे हो, तुम ट्यूरिंग टेस्ट में पास हो गए। वो अलग चीज़ है कि आपने देखोगे कि कुछ यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर दिए गए, वहाँ पे चैट जीपीटी पूरी तरह से क्वालिफाई नहीं हुआ, पर वहीं पर आप देखो कुछ लॉ के पेपर यूपीएससी ने दिए, चैट जीपीटी ने दिया, ये वाला जो मैं बोल रहा हूँ, इवन कुछ एमबीए के पेपर्स दिए, कुछ लॉ के पेपर दिए, वहाँ पर वो पास हो गया। तो चैट जीपीटी इस तरह की चीज़ें हैं दोस्त, जहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ पूरी तरह से जनरेटिव एआईज हैं। ओके, देखते हैं यहाँ पर कहाँ तक ये चीज़ें जाएंगी अभी, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। मेटा करके आपको पता होगा, फेसबुक का एक नया नाम है मेटा भी चेक कर रहा है, मोनोपोलाइज कर रहा है इंटरनेट चैट वगैरह को दुनिया में लाने के लिए, जिसके लिए एक नया चैट बोर्ड ला रहा है, इसका नाम है LLAMA। तो LLAMA रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, किस चीज़ से जुड़ा था तो जान लीजिएगा, ये मेटा यानी फेसबुक द्वारा विकसित किया जाने वाला एक तरह का चैट बोट है, ठीक है, चैट बोट है। नॉन फंजेबल टोकन की तरफ जाते हैं। देखो, नॉन फंजेबल टोकन की तरफ अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको एक बात बताता हूं, समझो। नॉन फंजेबल टोकन जो है वो पूरी तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो होती है, एक्चुअल में इसके लिए 2 टर्म है जो डिफाइन किया जाता है। एक तो ये एक तरह का ओपन लेजर है, खुला बही खाता है। अब दूसरा जो है ब्लॉकचेन, वो डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। डिसेंट्रलाइजेशन के कंसेप्ट पे काम करता है, यानी कहने का मतलब है, अगर आप किसी नेटवर्क के अंदर हैं तो किसी नेटवर्क के अंदर जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे के कैरेक्टर्स को, यानी एक दूसरे के फीचर्स को देख रहे हैं। अब आप कहोगे सर ये नेटवर्क का क्या मतलब है? मैंने कहा मान लो, समझो जरा। मैंने कहा आप सब SBI बैंक के नेटवर्क में चले जाइए। अब आप कहोगे सर SBI बैंक के नेटवर्क में कैसे जाएंगे? आप SBI बैंक का यूजर ID ले लीजिए और पासवर्ड ले लीजिए।
लेने के बाद उसके नेटवर्क के अंदर घुस जाइए। नेटवर्क में घुसने के बाद जितने भी लोग उस समय घुसे होंगे ना, और पूरे के पूरे अगर टेक्नोलॉजी को मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जोड़ दूं, तो होगा क्या कि सारे के सारे लोग एक दूसरे की चीजें देख रहे होंगे। जैसे मैंने कहा, मान लो मैं किसी भी फंड को ले लेता हूं, बजट को ले लेता हूं, पीएम केयर फंड को ले लेता हूं, किसी घर के खर्चे को ले लेता हूं, कुछ भी ले लेता हूं मान लीजिए, और उसको ले जाके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से अगर जोड़ देता हूं, तो अब क्या होगा दोस्त, सब लोग उस सारे के सारे एक्सेस को एक समय देख रहे हैं। इसकी वजह से यहां पर कोई करप्शन नहीं हो सकेगा। सारे बजट, सारी चीजें, सारा प्रोग्राम जो होगा सफलतापूर्वक जाए। यानी एक तरह से ओपन लेजर है, उस जगह मौजूद उस नेटवर्क के अंदर सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं कि चल क्या रहा है। यानी एक तरह से खुला बही खाता है, और खुला बही खाता कहीं पर होगा तो कोई गलत काम नहीं कर पाएगा। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हम कभी आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे, वहाँ पे समझ लीजिएगा। इसका सीधा मतलब है कि चीज़ जो है वो डिसेंट्रलाइज हो चुका है, एक के हाथ में नहीं है। अब उस चीज़ को हर कोई एक्सेस कर रहा है। तो मैंने बोला ना, बजट अगर एक के हाथ में है तो सिर्फ एक उस चीज़ को मैनिपुलेट कर सकता है, एक उसके हिसाब से करप्शन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन आने के बाद हर कोई जब उस चीज़ों को देख रहा होता है तो कोई यहाँ पे करप्शन कर ही नहीं पाएगा। ओके, कोई भी करप्शन कर ही नहीं पाएगा। इस तरह की चीज़ें, जब अरुण जेटली साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो वो उस समय काफ़ी बोला करते थे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है, कि भाई देखो इस तरह की टेक्नोलॉजी, इस तरह की चीज़ें हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए लानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखते हैं कौन सी सरकार इस तरह की चीज़ों को लाती है और देश को और ज़्यादा सिस्टम को फेयर बनाती है। यानी कहने का मतलब है करप्शन लोग करना भूल जाएंगे, ठीक है, करप्शन के बारे में लोग सोचना भूल जाएंगे। यानी इस तरह की टेक्नोलॉजीज अगर आती हैं समय के साथ, जैसे कि आज आप देखते हैं पॉलिटिकल सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी, इन सब चीज़ों में लोग जा क्यों रहे हैं, सबको पता है एक तरह का बिजनेस है। ओके, तो कहीं ना कहीं एक डेड बिजनेस टाइप की जो पॉलिटिकल सिस्टम चीज़ें बन गई है ना, ये कहीं ना कहीं डेडिकेशन हो जाएंगी, एक पैशन हो जाएंगी, एक लोगों के लिए कुछ कुछ करने की भावना हो जाएगी। लेकिन इस तरह की चीज़ों के लिए अपने आप वही लोग जाएंगे इस तरह की भावना वाले होंगे, पर उसके लिए सोच हमारे सरकार को, हमारे लोगों को रखनी पड़ेगी। अरुण जेटली साहब जैसी सोच जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लाने की बात करते थे। यही बात करते हैं नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन वगैरह जो चीज़ें हैं, यहाँ पर हम करते क्या हैं? आपने कुछ डिजिटल करेंसी के बारे में सुना होगा, जैसे बिटकॉइन सुना होगा, जैसे आपने एथेरम सुना होगा, ये सब चीज़ें आपने सुनी होंगी, जैसे आपने एथेरम वगैरह सुना होगा, ठीक है। आपको एक बात बताता हूँ, एनएफटी जो होती है एक तरह का, एनएफटी का मतलब क्या होता है? नॉन फंजिबल। नॉन का मतलब होता है बच्चा नॉट, यानी नहीं। फंजिबल का मतलब होता है ब्रेकेबल। ब्रेकेबल या फिर इसको मैं कहता हूँ चेंजेबल। ब्रेकेबल या मैं इसको कह देता हूँ चेंजेबल। और टोकन मतलब एक आइडेंटिटी। टोकन मतलब क्या होता है? टोकन का मतलब होता है एक आइडेंटिटी, यानी नॉट ब्रेकेबल या चेंजेबल आइडेंटिटी। अब जैसे मान लो आप टोकन लेते हैं, टोकन एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो 30 रुपए का 6 गोलगप्पा, एक येलो कलर का टोकन हल्दीराम में आपको दे दिया, तो हल्दीराम ने आपको जो 30 रुपए का 6 गोलगप्पे वाला टोकन दिया, वो एक टोकन, एक आइडेंटिटी थी। एग्जैक्टली उसी गोलगप्पे को याद करते हुए जरा नॉन फंजिबल टोकन को समझने की कोशिश कीजिएगा। नॉन का मतलब नहीं, फंजिबल का मतलब ब्रेकेबल, टोकन का मतलब आइडेंटिटी, यानी एक ऐसी आइडेंटिटी जो कि ब्रेकेबल नहीं है, ठीक है। और ये आइडेंटिटी होती कहाँ? ये आइडेंटिटी जो होती है बच्चा, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होती है। ये आइडेंटिटी जो होती है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होती है। यानी कहने का मतलब है, आपको मैं एक बात बताता हूँ, आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म में लोग डिजिटल एसेट्स बना रहे हैं, और डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिजिटल एसेट बनाकर उसको बेच रहे हैं। अगर उसको बेच रहे हैं, यानी कहने का मतलब आपको मैं बताऊं, जैक डॉर्सी का नाम आपने सुना होगा। जैक डॉर्सी का नाम आपने सुना होगा। जैक डॉर्सी साहब जो हैं वो जो को फाउंडर है ट्विटर्स के, है ना, ही वाज द को फाउंडर, ट्विटर के को फाउंडर रहे हैं, ठीक है। और जैक डॉर्सी साहब का जो पहला ट्वीट था वो किसी लेडी ने, जो कि बिटकॉइन का कंपनी चलाती है, ठीक है ना, कोई क्वाइन से या ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी का जो कंपनी चलाती है, ऐसा कुछ है, उसने जैक डॉर्सी साहब के ट्वीट को खरीदा था कई करोड़ों रुपए में। आगे चलकर आपको बताऊं, वो ट्वीट, सर एक ट्वीट जो एक मैसेज लिखा था, एग्जैक्टली समझिएगा, एक ट्वीट को उसने खरीदा था, है ना, उस लेडी ने खरीदा था। वहीं दूसरी तरफ आप अमिताभ बच्चन को भी जाइए, अमिताभ बच्चन के कुछ फोटोग्राफ्स हैं, आप गूगल पर जाइए, आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं उसको खोल नहीं सकता अभी, लेकिन मैं समझा सकता हूँ। अमिताभ बच्चन ने भी अपनी एनएफटी बनाई है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जिसका रजिस्ट्रेशन होता है एनएफटी पर, और फिर इसको हम बेचते हैं। और जो बेचते हैं उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज होता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज होता है, वही ओपन लेजर की तरह। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर जो रजिस्टर्ड करते हैं वो लोग जाकर वहां पर अमिताभ बच्चन की फोटोग्राफ्स, जैक डॉर्सी की ट्वीट्स को का वहां पर डिजिटल एसेट खरीदते हैं। अब आप कहोगे सर वो डिजिटल एसेट तो हम भी देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, पर ओनर उसका पूरी दुनिया में एक ही कहलाएगा, जिसने उसके लिए अमिताभ बच्चन को उस बिटकॉइंस में पे किया होगा। पर सर इससे फायदा क्या है? अमिताभ बच्चन का कोई पोर्ट्रेट अमिताभ बच्चन बेच रहे हैं, अमिताभ बच्चन उसके बदले में बिटकॉइंस ले रहे हैं, जिसका करोड़ों रुपए उसका पैसा हो रहा है, तो सर उस हिसाब से फिर हम अमिताभ बच्चन को तो फायदा हो गया, उस बंदे को क्या फायदा हुआ? देखो आजकल कई लोगों के पास इतना पैसा है कि जिनको फर्क नहीं पड़ता, वो इसी में खुश है कि ये इंटरनेट पर जो प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन देख रहे हो ना, ये हमारा है।
तो सर आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। भाई यही बात हो गई कि इन चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, इसका कोई एंड नहीं है। लेकिन आजकल लोगों के पास इतना पैसा है कि फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके पास अरबों खरबों रुपए पड़े हों, उसको ये 8 करोड़ का वो डिजिटल डिजिटल एसेट खरीद रहा है और सिर्फ ये बता रहा है ये हमारा है, इसका मालिक मैं हूं। लेकिन देख आप सब रहे हैं, ये सब चीजें जो हैं आजकल एनएफटी कहलाती हैं। जो एनएफटी बनाई जाती है, एनएफटी बेची जाती है। ओपन सी करके प्लेटफॉर्म होता है, गूगल कर लेना, आपको चीजें मिल जाएंगी। तो एनएफटी क्या होता है? एक तरह के डिजिटल एसेट होते हैं। देखिए सबसे पहले ही लिखा है, इसका जो ओनरशिप होता है वो वेरीफाई वगैरह करके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स वगैरह है जो ब्लॉकचेन से किया जाता है। कोई भी आर्टिस्टिक वर्क हो सकता है, डिजिटल अवतार हो सकता है, एक्सेसराइज मंकीज हो सकती हैं। ज़्यादातर तो आपको मंकीज ही बिकेंगी मिलते हुए, जो मैंने खुद देखा है। यहाँ पर कोई ड्राइंग, फोटो, वीडियो, जेब, म्यूजिक, इन गेम कुछ भी हो सकता है दोस्त, जिसकी एनएफटी हो सकती है, जिसको आप बेच सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे ओपन सी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबसे बड़ा एनएफटी का मार्केट है। मैंने अभी आपको बोला था, आप यहाँ जा सकते हैं। यहाँ पर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एथेरम जो एक डिजिटल करेंसी होती है, उसके फॉर्म में यहाँ पर चीज़ों को बेचा जाता है। एनएफटी यूनिक होता है, इसको बदला नहीं जा सकता। इस पूरी टेक्नोलॉजी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। देखो एनएफटी और अगर हम डिजिटल करेंसी में जाए, मतलब क्रिप्टो करेंसी में जाए, दोनों अलग अलग चीज़ें। क्रिप्टो करेंसी में जो डिजिटल करेंसी आप कहते हैं को बेचना खरीदना जो होता है, वो एनएफटी जैसे डिजिटल एसेट को हम क्रिप्टो करेंसी में बेचते खरीदते हैं, जैसे बिटकॉइंस और ये चीज़ें। तो दोनों एक तरह से अलग अलग चीज़ें हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। और सारा का सारा यहाँ पे जो सेल वगैरह होता है वो क्रिप्टो करेंसी वगैरह को क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में एनएफटी को बेचा खरीदा जाता है। ये प्रोसीजर्स है, ठीक है। अब चलते हैं डीप फेक की तरफ। बड़ा डरावने की चीज़ है ये। देखो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे बताता हूँ, आगे से अलर्ट रहिएगा। आपसे कभी कोई बोले कि ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग पे आ जाओ, पहले समझ लो दोस्त, है ना, पहले समझा देता हूँ, बड़े भाई की तरह से समझा रहा हूँ। कोई आपसे बोले वीडियो कॉलिंग पे आ जाओ, मत जाओ, कभी मत जाओ दोस्त। जितनी भी बहनें मेरी सुनी है, साफ साफ सुन ले, कभी मत जाओ, ठीक है। असल में होता क्या है, ये इस तरह की चीज़ है ना, आपकी वीडियो कॉलिंग से होगा क्या? आपकी वीडियो कॉलिंग्स के बाद आपके फेस के एक्सप्रेशन हो जाएंगे। आपके 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 फेस के एक्सप्रेशन के बाद बच्चा यहाँ पर एक चीज़ और हो जाएगी, आपके फेस के एक्सप्रेशन के साथ आपकी जो वॉइस होगी ना, वो भी वहाँ पे आ जाएगी। आपके फेस के साथ आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये सारी चीज़ें वहाँ पर रिकॉर्ड होती हैं। उस वीडियोस के साथ ना आपके साथ क्या किया जा सकता है, आपको किसी पॉर्न वीडियोस के साथ, आपके पूरे पॉर्न वीडियो के साथ आपके फेस को, आपकी वॉइस को, आपके एक्सप्रेशन को जोड़ दिया जाएगा और ऐसा लगेगा उस पूरे के पूरे पॉर्न वीडियोस में आप हैं। और आपको लगेगा ये ऐसा कुछ तो आपने किया ही नहीं। पर ये चीज़ कैसे हो गई? ये वही है बच्चा जिसको हम डीप फेक कहते हैं। आप समझिएगा, इसको हम कहते हैं डीप फेक। इसलिए हमेशा कहता हूँ अपने फैमिली वालों के साथ, अपने लोगों के साथ ही आप इन चीज़ों के साथ हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें, इस तरह की घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं, जाने अनजाने। फिलहाल बड़े भाई की तरह से मैंने आपको समझाया है, चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। कभी भी इन चीज़ों के साथ थोड़ा सा होशियार रहना ज़रूरी है। ये चीज़ें बहुत खतरनाक नहीं है, ऐसी घबराने की बात नहीं है। साइबर क्राइम, साइबर सिस्टम काम करता है भारत में। साइबर सिक्योरिटी अगर आपने मेरे से सुना होगा तो आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इसके लिए कौन सा है, सीआरटी इन है, बहुत सारी बड़े बड़े लेवल पे भी चीज़ें हैं, ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पर इन चीज़ों को हम कहते हैं डीप फेक। फिलहाल ये पूरी तरह से एप्लीकेशंस बैन है। यहाँ तक कि आप सुने होंगे कि शायद ओबामा की बात ट्रम्प को उल्टा सीधा कहता हुआ। अब आप सोचिए, ओबामा जी कभी ट्रम्प के बारे में उल्टी सीधी बात कैसे कर सकते हैं? पर डीप फेक ऐसी बातें की गई हैं। अब सर इस हिसाब से तो आपकी जो वीडियोस हैं, आपकी जो क्लासेस हैं, वो तो हर जगह यूट्यूब पे अवेलेबल है। करीब लाखों कई करोड़ लाखों बच्चों ने आपको देखे। हाँ बच्चा, तो आपको वही मैं कह रहा हूँ कि सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म्स आप देख रहे हैं ना, इसकी फोटो उसके साथ किसी के साथ बनाया जा सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा विश्वास करने की जरूरत नहीं। जैसे आप सब समझ रहे हैं, जैसे एक जनरेशन है अभी चल रही है, आप व्हाट्सएप की वीडियोज़ को देते हैं, चीज़ों को देखते हैं, मान लेते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, यही आगे की जनरेशन जो आपके बच्चे होंगे, चीज़ों पर भरोसा नहीं करेंगे, उनको सब दिखेगा सोशल मीडिया पर 90% चीज़ें तो फेक चल रही हैं। ओके, तो यही चीज़ है। अब देखो कितना कमाल है ना, एक वीडियो आता है, उसके पीछे ललन टॉप आते हैं और फिर कहते हैं देखो वीडियो सही है कि गलत है। ये चल क्या रहा है? तो फिर वो वीडियोस बनाया कौन था? एक चीज़ और बताता हूँ, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अगर आप जैसे यूट्यूब पे कंटेंट लाते हैं, जितने भी टीचर यूट्यूब पे पढ़ा रहे, क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट का जो यूट्यूब पर इन चीज़ों को वेरीफाई करता है? नहीं है। ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। यूट्यूब पे जितनी भी कोशिशें हो रही हैं, इनके लिए एक वेरीफाई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। आप ऐसे जो भी टीचर या जो भी कंटेंट या जो भी चीज़ें लाई जा रही हैं, वो कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि हो सकता है उनमें से कई कंटेंट ऐसे हों जो गलत हों, मैनिपुलेटेड हो। तो वो इंफॉर्मेशन जो है हमारी नई जनता को, हमारी नई जनरेशन को एज अ नॉलेज के फॉर्म में भी गलत जा रहा है। इन चीज़ों को वेरीफाई करना सरकार की तरफ से एक ऐसा सिस्टम जरूर होना चाहिए। हो सकता है मेरी चीज़ें कभी किसी सरकार तक पहुंचे। ओके, अगर ये बातें हैं तो इस जगह पे सिस्टम होना चाहिए कि ऑनलाइन पर जो यूट्यूब और ये चीज़ें आ रही हैं, वो सारी चीज़ें वेरीफाई होनी चाहिए, उनको चेक करना चाहिए, और जहाँ पर डेटा और चीज़ें गलत हो उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, वो डेटा को सही करें, उसके बाद चीज़ों को सामने लाएं।
चलिए, तो डीप फेक वैसी चीज़ें जो हैं बहुत ही खतरनाक हो सकती हैं डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। यहाँ वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, इनको इस तरीके से एडिट और मैनिपुलेट किया जाता है जहां पर पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज नहीं है, ये पूरी तरह से मिसयूज हो गया। ठीक है, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस द्वारा इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। ओके, इस तरह की चीज़ों को एआई जनरेटेड सिंथेटिक मीडिया या डीप फेक के नाम से जाना जाता है, जिसको बहुत से तरह के एजुकेशन, फिल्म प्रोडक्शन, क्रिमिनल फॉरेंसिक, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, जहां पर एक तरह से इसका फायदा है वहां पर इसको निगेटिव तरीके से भी लिया जा सकता है, कहा ही जा रहा है, एक्सप्लॉइट भी किया जा सकता है, किसी बंदे के रेपुटेशन को खराब किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे इंडिया में मेरे इस वीडियो को कितने लोगों ने सुना होगा, कहां तक कितने लोगों ने डीप फेक को समझा होगा। इस तरह की वीडियोस हो सकता है किसी के ऊपर बनाया जाए और पता चले आप उसका मर्डर कर दें। यही बात होती है दोस्त, बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में चीजों का डिसीजन लेना होशियारी नहीं है। और इसीलिए हर किसी का टारगेट कौन होता है, यूथ, क्योंकि यूथ के पास दिमाग कम होता है। वही जब आप मम्मी पापा बन जाते हैं, जब आपको अपनी अपनी चीजें समझ में आती है, तो कहते हैं मैच्योरिटी। आप देखिए, आपके मामा पापा आपसे ज्यादा समझदार होते हैं और वो किसी डिसीजन को पूरे परख के साथ देते हैं और आपसे कहते हैं ये काम मत करो बेटा, ये काम मत करो बेटी, यहाँ गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अनुभव देते हैं। इसलिए हर किसी का टारगेट यूथ होता है। तो यूथ हैं आप, बहुत बड़ी एनर्जी है आप देश के साथ, इसको सही जगह लगाइए, आगे बढ़िए। अब जेल बोर्ड्स की बात करते हैं। देखिए, जेल बोर्ड तो मेरे ख्याल से मैंने आपको समझा दिया है डीप फेक के बारे में। जेल बोर्ड क्या एक तरह का जिलेटिन का पदार्थ होता है ना, ये जेलेटिन का बना होता है, जेल बोर्ड्स के नाम से जानते हैं। एक तरह के सॉफ्ट रोबोटिक्स होते हैं, सॉफ्ट रोबोटिक्स होते हैं छोटे छोटे, और इनको ना बहुत से तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, जनरली ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं या नॉन मेटेलिक मटेरियल होते हैं, जिनके ये बने होते हैं जनरली जेल बोर्ड जिनको हम कहते हैं। एक्चुअली ये जो जेल बोर्ड जो मटेरियल होते हैं ना, ये पूरी तरह से 3D प्रिंटेड होते हैं। 3D प्रिंटेड का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट प्रिंटिंग होती है। 3D प्रिंटिंग को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट प्रिंटिंग के नाम से जानते हैं, जहां पर कोई वस्तु बनाई जाती है। ऑब्जेक्ट प्रिंटिंग मतलब वस्तु बनाई है, तो ठीक है ना। जेल बोर्ड एक छोटी सी वस्तु के फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में 3D प्रिंटर से निकाला जाता है। अब वो बहुत सारे तरीके से काम कर सकते हैं विदाउट रिक्वायरिंग एनी एक्स्ट्रा पावर सोर्सेस। ये मूव कर सकता है बिना एक्स्ट्रा एनर्जी के। सुनिएगा क्या क्या चीजें हैं जो ऑर्गेनिक और नॉन मेटेलिक मटेरियल के बनाए गए हैं। ठीक है, फील लाइक अ फ्रूट गम की तरह होते हैं, सॉफ्ट, ये सॉफ्ट रोबोटिक्स की तरह होते हैं। जेल दैट स्वेल और श्रिंक इन रिस्पांस टू टेम्परेचर एंड कैन यूज क्रिएट अ स्मार्ट स्ट्रक्चर। यानी कहने का मतलब है इनमें रिवर्सिबल कैरेक्टर होता है। जिस हिसाब से टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और प्रेशर के हिसाब से इनमें कोई कैरेक्टर चेंज होता है, फिर से उस तरीके की चीजों को लौटा लेते हैं, फिर वो अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि 4D ऑब्जेक्ट्स होते हैं। देखिए, 4D ऑब्जेक्ट होते हैं, आप अगर किताब पढ़ेंगे तो उसमें मैंने लिखा है 3D प्रिंटिंग, 4D ऑब्जेक्ट्स, और अगला लिखा है मैंने ऑर्गन प्रिंटिंग, यानी हम अंगों का भी निर्माण कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ है, लेकिन ये काफ़ी चीप है और काफ़ी मास लेवल पे बनाए जा सकते हैं, जिनको हम जेल बोर्ड्स कहते हैं। जेल बोर्ड जो न्यूज़ में रहा है, इसका क्या काम है, एक टारगेटेड मेडिसिन की तरह काम कर सकता है। आपके आर्टरीज के अंदर हमने इस तरह के जेल बोर्ड्स के मटेरियल के अंदर कोई मेडिसिन डाला और आपकी आर्टरीज से होकर आपकी बॉडी में उसको भेज दिया। जहां पर कहीं पर ब्लड क्लॉट है, वहां पर पहुंचकर वो जो चीज़ होगी वो अपने स्ट्रक्चर को बदलेगी, 4D कैरेक्टर में जाएगा। 3D टाइप का जेल बोर्ड जो आपकी बॉडी में डाला है, और वहां पर उस मेडिसिन को निकालेगा और जो ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड की क्लॉटिंग हो उसको क्लीन कर देगा। बाईपास सर्जरी की जरूरत ही नहीं है। मैराइन रोबोट्स, पेट्रोलिंग, मॉनिटरिंग द ओशन सरफेस के ऊपर, इस तरह की चीज़ों के, इसके अलावा मिनिमली इन्वेसिव टेक्नोलॉजी बायोमेडिकल डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट के लिए, जो मैंने भी आपको बोला था आरटी वगैरह क्लीन करने के लिए, वहाँ ये सब चीज़ें एक बड़े ऑप्शन की तरह होती हैं जेल बोर्ड्स। अब बात होती है एंड टू एंड इंक्रिप्शन के बारे में। देखो, इंक्रिप्शन क्या होता है आपको साफ साफ बताता हूँ। इंक्रिप्शन तब आपने देखा होगा 2016 में, यहाँ भी हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, जब पठानकोट इंसिडेंस हुआ था। सुनने में आता है कि पठानकोट इंसिडेंस के बाद ही हमारे देश में हमारा व्हाट्सएप, हमारा टेलीग्राम, हमारा IMO, हमारा वाइबर, हमारा ये सब इनक्रिप्टेड हुआ था। क्या हुआ था? इनक्रिप्टेड हुआ था। थोड़ा ध्यान रखना, क्या हुआ था दोस्त? इनक्रिप्टेड हुआ था। दीज ऑल थिंग्स इवन इनक्रिप्टेड। तो इनक्रिप्टेड का मतलब होता है सेफ एंड सिक्योर होना। इनक्रिप्टेड का मतलब होता है सेफ एंड सिक्योर होना। इनक्रिप्शन में होता क्या है? बहुत ही अच्छी चीज होती है। जैसे मान लो एक बंदा A है, एक बंदा B है। ए बंदा किसी बी बंदे को कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है टेली कम्युनिकेशन मीडियम से, ठीक है। तो ए बंदा जब किसी बी बंदे को कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, तो ऐसा सीधा डिजिटल या कोई डेटा नहीं चला जाता आपके मोबाइल से, चैटिंग या कुछ भी। यहां पर एक इनक्रिप्टेड डेटा जाता है। यहां पर क्या जाता है? एक इनक्रिप्टेड डेटा जाता है। इनक्रिप्टेड का मतलब होता है बच्चा, एक कोडेड टेक्स्ट जाता है। यानी अगर मैं कोई डेटा भेज रहा हूं ना, कोड के फॉर्म में जाता है, और ये कोड आपकी तरफ रिसीव होता है। और जो मैंने आपको वर्ड्स या अल्फाबेट लिखे हैं, जो कोडिंग के फॉर्म में जा रहा है, कौन सा अल्फाबेट दी, कौन सी कोडिंग है, उसका एक सीक्रेट की भी आपके पास जाता है। यहां पर हो गया सीक्रेट की जाता है। ये सीक्रेट की बताता है किस तरह के वर्ड्स की कौन सी कोडिंग हुई है। और जब ये वर्ड्स आपके पास पहुंचता है, तब आप जाके इसको डिक्रिप्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं इसको आप? तब जाके आप इसको डिक्रिप्ट करते हैं। इसको आप डिक्रिप्ट करते हैं। और डिक्रिप्ट का मतलब होता है बच्चा, इसको आप डिकोड करते हैं। और जब आप डिकोडेड टेक्स्ट कर लेते हैं,
हैं तब एक्चुअल में जो डेटा भेजा गया वो क्या है वो आप समझ जाते हैं। अब कोई हैकर या क्रैकर जो होता है ना, वो इस तरह के अगर कोई टेक्स्ट को अगर वो रिसीव भी कर रहा है, हैक कर रहा है, तो वो कोडेड टेक्स्ट को कर रहा है। सीक्रेट की तो वो नहीं कर सकता क्योंकि वो आपका नंबर ही होता है, ठीक है, जिस नंबर पे आप उसको कोड डिकोड कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली वो कभी आपके इंफॉर्मेशन को जान ही नहीं सकता। सेफ और सिक्योर इंफॉर्मेशन होता है। तो इस तरह की चीजें हम इंक्रिप्शंस के अंदर लाते हैं, जिसको व्हाट्सएप के अंदर, टेलीग्राम के अंदर, ये सारी चीजें बाद में इंस्टाग्राम वगैरह के अंदर भी शायद ये सब चीजें अब इंट्रोड्यूस की गई हैं, आपका मैसेंजर के अंदर भी। और ये चीज काफी अच्छी है पीयर टू पीयर कनेक्शन के लिए, सेफ और सिक्योर रखने के लिए। यही इंक्रिप्शंस हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स हैं जो बनाए जाते हैं, जिनको क्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जाता है। यही चीजें हैं जो मैंने आपको वहां सिंपल तरीके से समझा दी है। देखो यहाँ पर ना कुछ चीजों को समझाने की कोशिश की गई। जैसे मान लो एक प्लेन टेक्स्ट है, माई प्राइवेट डेटा है, जिसको इंक्रिप्ट करके दिया गया, तो एक पब्लिक की के साथ जा रहा है। देखो एक चाबी लगी होगी इस ताले के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी जो टेक्स्ट है वो थोड़ा मॉडिफाई कर गया, मतलब किस तरह से इंक्रिप्ट हुआ है मान लो, यहाँ समझाने की कोशिश की गई है। अब ये जो हियर्स माई प्राइवेट डेटा, ओके, मैंने आपको भेजा हियर्स माई प्राइवेट डेटा इज आई सेंडिंग टू यू गाइस, और वो इंक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, उसकी एक कोडिंग गई है, मान लो ये कोडिंग गई है। फिर आपके पास एक प्राइवेट की होगा जो पब्लिक की गई है। पब्लिक की से आपके पास जो अपना प्राइवेट की है, सीक्रेट की बोल लीजिए उसको, पब्लिक की और प्राइवेट की छोड़िए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सीक्रेट की समझिए। वो इसको डिक्रिप्ट कर देगा और आपको वही दिखाई देगा जहां से भेजा गया था। लेकिन जो बंदा इसको हैक करेगा उसको ये दिखाई देगा। अब आप बताओ U2 SD GY KX10 क्या है भाई, क्या है एग्जैक्टली, आप समझ गए होंगे। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का नाम ही कह रहा है, ऐसी टेक्नोलॉजी जो फेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए की जाएगी। देखिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, जहाँ पर हम अब ह्यूमन फेस को यूज़ करेंगे रिकॉग्नाइज करने के लिए। पूरे बायोमेट्रिक सिस्टम होंगे, पूरी अच्छी तरह से मैपिंग करेंगे फेशियल रिकॉग्निशन का, जैसे कि एक फोटोग्राफ और वीडियो की तरह। एग्जैक्टली यहाँ पर फेस को कैप्चर किया जाएगा, एक सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी जियोमेट्री और आपके फेस को बनाकर उसके अंदर डाला जाएगा। उसका एक फेशियल का पूरा डायमेंशन लिया जाएगा और वो एक तरह का एक सिग्नेचर होगा, एक तरह का बायोमेट्रिक्स ही होगा। और किसी सिस्टम वगैरह को रिकॉग्नाइज करने के लिए इसका यूज करना ज़्यादा सही है। डीजी यात्रा क्या है? अक्सर आप आजकल न्यूज़ में सुनते होंगे डीजी यात्रा, अपना समय 15 मिनट बचाइए। तो ये भी करंट अफेयर्स में न्यूज़ में रहा है। अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, डिजी यात्रा टाइप की चीज़ें रखते हैं, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया डिजी यात्रा लेकर आया है। डिजी यात्रा एक ऐसी सर्विस, एक ऐसी सेवा है जहां पर आपको कॉन्टैक्टलेस एंट्री टू पैसेंजर एट एयरपोर्ट बाय यूजिंग फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। तो मैं कहता हूं जितने लोग फ्रिक्वेंटली है ना एरोप्लेन से आते जाते हैं, नहीं भी अगर है कभी कभार ही आते जाते हैं, आप सबको डिजी यात्रा जो है वो इंस्टॉल कर लेना चाहिए। वेब 1.0 से 5.0 की तरफ चलते हैं। कमाल की चीज़ है, वेब 1.0 से 5.0 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिए चलते हैं वेब 1.0। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिए चलते हैं वेब 1.0, उसके बाद आपको लिए चलते हैं वेब 2.0, उसके बाद आपको लिए चलते हैं वेब 3.0, उसके बाद आपको लिए चलते हैं वेब 4.0, उसके बाद लिए चलते हैं वेब 5.0। यानी हम सारे के सारे वेब के जनरेशन्स की बात करते हैं। आपको पता है जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, तो वेबसाइट पर जाने के बाद जो चीज़ खुलती है उसको हम कहते हैं वेब पेज। क्या कहते हैं? वेब पेज। आप एक काम करो ना, आप फेसबुक पे चले जाओ, फेसबुक का यूज़र आईडी और पासवर्ड डालो। जैसे आप फेसबुक का यूज़र आईडी और पासवर्ड डालते हो, एक पूरा का पूरा पेज खुलाता है। उस पेज को कहते हैं बच्चा वेब पेज। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत बढ़िया से अपने स्टैटिक क्लासेस में कराई हैं। सारी चीज़ें मैंने किताब में बहुत अच्छे से लिखी हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से लिखी हैं, ध्यान रखिएगा, उन चीज़ों को पढ़िएगा ज़रूर दोस्त। नॉलेज किताबों से आता है, 40 पेज के नोट से नहीं। ये चीज़ आप कब समझेंगे? मैं तो कहता हूं कि जिस दिन हम लोग इस दुनिया से जाएंगे, हमें लगता है कि शायद टीचर ही कम हो जाए। हम लोग वो अध्यापक हैं जो किताबें पढ़कर आए हैं। और आज की जनरेशन जो है, कल को कब भाई अध्यापक बन गया से 15 साल 20 साल 25 साल बाद, तो आप बताओ आप नई जनरेशन को क्या बताओगे? इसीलिए कहता हूं किताबें पढ़े दोस्त, किताबें पढ़ो। ओके, किताब आपको नॉलेज देती है। ठीक है, जल्दीबाजी में मत जाओ, नॉलेज का गेम है पूरा का पूरा। और अगर तुम्हारे पास नॉलेज रहा ना, कोई तुम्हारे आगे कभी स्टैंड नहीं करता। ये मेरी लाइन ध्यान रखना। ये जो ब्रांडिंग है, ये एडवर्टाइजमेंट है, ये जो शॉर्ट है, ये जो रील है ना, ये लॉन्ग टर्म काम नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म काम करेंगे आपका कंटेंट। बच्चा सेलेक्ट होगा कंटेंट से, तो कंटेंट पे काम करो। चाहे वो मैं टीचर हूं, चाहे वो आप विद्यार्थी हो, कंटेंट पे काम करो। कंटेंट पर, कंटेंट के हिसाब से यूपीएससी दे रहा है, उस पर समझो। ठीक है, कंटेंट, क्योंकि फालतू बात और चीज़ों को ब्रांड बनाना इज डिफरेंट। आपको पता है ना क्या चलता है नेट न्यूट्रलिटी वगैरह में। आप 500 रुपये दे दीजिए फेसबुक पे, आपके 1 लाख व्यूअर्स बढ़ जाते हैं और दुनिया वाले देखते हैं कि वाह इसके 1 लाख व्यूअर्स हैं। ये चीज़ें आपको कब समझेंगे? नेट न्यूट्रलिटी क्या होती है, मॉनिटरिंग क्या होता है, ये चीज़ें आप समझिए, यूपीएससी के क्वेश्चन हैं। लेकिन आपको चीज़ें बहुत दिखती हैं। ठीक है, अभी नया इंस्टीट्यूशन होता है, उसके 1 लाख से ज़्यादा कोई वीडियो आता है, कुछ नहीं है, आपको पता होना चाहिए, शायद आपको पता होगा, यूट्यूब पे इनको प्रमोट किया जाता है।
यूट्यूब आपसे पैसे कमाता है। आइए आपको दिखाता हूँ कैसे कमाता है, क्या कमाता है। मैं आपको एक बैकग्राउंड ही दे रहा था। जो वेब पेज खुलते हैं उनको हम वेब कहते हैं, और पहली दुनिया में जो वेब पेज आए, वेब 1 पॉइंट आए, 2 पॉइंट आया, 3.0 की बात चली है, 4 5 अभी देखते हैं कब आ रहा है। वेब जो आता है, जो वेब पेज खुलता है, वो पहली जनरेशन के वेब पेज को वेब 1.0 कहते हैं। वेब 1.0 जो था, ये ऐसा वेब पेज था जहां पर आपका जब पेज खुलता था तो सिर्फ आप उसको रीड कर सकते थे। समझ लो एक न्यूज़पेपर था जो डिजिटल मोड में आता था, आप कंप्यूटर में सिर्फ देखते थे पर उसके साथ कुछ कर नहीं सकते थे। यानी वेब 1.0 एक ऐसा वेब पेज था जिसमें सिर्फ रीडिंग फैसिलिटी थी बस, और वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। वेब 2.0 में आते आते क्या हुआ कि आपको रीडिंग के साथ अलग ऑप्शन भी देने लगा कि भाई चलो अब उस पर लिख भी लो, आप लाइक भी कर लो, आप शेयर भी कर लो। रीड और राइट टाइप की फैसिलिटी भी आती है। और रीड राइट टाइप की फैसिलिटी आज आप देखो ना, आज अगर आप देखो, अगर आप फेसबुक यूज करते हो तो फेसबुक में आपको ये ऑप्शन मिलता है कि नहीं मिलता? हाँ सर मिलता है। कोई कमेंट है तो वहां मैं अपना कमेंट भी लिख सकता हूं, वहां पता चलता है उसको मैं लाइक और शेयर कर सकता हूं। ये सारे ऑप्शंस आपको वेब 1.0 नहीं देता था, लेकिन ये सारे ऑप्शन आपको वेब 2.0 देता है। वहीं पर फेसबुक के साथ आप और ले लो ना, यूट्यूब्स की बात कर लो, ये भी आपको क्या देता है? इस तरह के ऑप्शन देता है। ओके, अब यहीं पर बताता हूं, लेकिन एक बात बताओ, अगर आप कोई फेसबुक पे कोई इन्फॉर्मेशन डालते हो या यूट्यूब पे कोई इन्फॉर्मेशन डालते हो तो इसका मालिक कौन है? इसका मालिक वही है, फेसबुक और यूट्यूब है, आपका नहीं है। भले लगे वो आपका वीडियोस है, लेकिन जैसे ही आपने यूट्यूब को दे दिया ना, अपलोड कर दिया, वो यूट्यूब का हो गया। यानी वो डेटा आपका नहीं, वो डेटा यूट्यूब का। यानी कहने का मतलब है वेब 2.0 में आपको क्या है? आपको वेब 2.0 में मालिकाना हक नहीं मिलता। ओके, मालिकाना हक नहीं मिलता। यानी कहने का मतलब है वेब 3.0 ऐसा होगा जो सिर्फ आपको रीड का ऑप्शन ही नहीं देगा, आपको राइट का भी ऑप्शन, प्लस आपके पास एग्जीक्यूटिव पावर भी होगा। इवन यू कैन एग्जीक्यूट देम, यानी आप मालिक भी होंगे। अब ये मालिक कैसे होगा? क्योंकि अभी जो आप डेटा डालते हैं वो हो जाता है यूट्यूब का, मालिक हो जाता है यूट्यूब का। उस पर किसी का एडवर्टाइजमेंट करना चाहे, किसी पर हो सकता है, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के, आपके ऊपर ही दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूशन का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है कि नहीं? क्योंकि आप उसको बाइंड नहीं, आप तो पैसे के लिए कर दिया कि हमको पैसा आएगा यूट्यूबर्स बनकर, है क्या? फाइन। तो वही मैं कह रहा हूं, एग्जीक्यूट का पावर भी आपको यहां मिल जाता है वेब 3.2 में, क्योंकि यहां पर अभी जो डेटा आप दे रहे हैं वेब 2.0 के अंदर चल रहा है। अभी जो आप फेसबुक, यूट्यूब सब वेब 2.0 है, यहां पर जो डेटा है वो एक सेंट्रलाइज जगह पे जाके इकट्ठा हो जा रहा है। फेसबुक अपना डेटा, यूट्यूब का अपना डेटा। लेकिन वेब 3.0 ऐसा होगा जो कि डिसेंट्रलाइज होगा। ये डिसेंट्रलाइज होगा, ये कुछ ऐसा वेब होगा जहां पर मालिक भी आप होंगे और जिसको चाहेंगे उसी को देकर उसके साथ शेयर कर सकेंगे। अब ये डिसेंट्रलाइज कैसे होगा? इसके लिए आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरफ जाना होगा। इसीलिए मैंने बहुत ब्रीफ में छोटा सा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एनएफटी के पहले बता दिया था, क्योंकि बिना ब्लॉकचेन के बच्चा आप बिना ब्लॉकचेन के आप एनएफटी और वेब 3.0 समझ ही नहीं सकते। वेब 3.0 आपके पेपर है फिलहाल 2022 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं पूछा था, मैंने इसके एग्जाम्स के पहले वीडियोस बना रखे थे और ये चीजें मेरी किताब में लिखी भी थी, पर आपने पढ़ा नहीं। ओके, चलिए अब देखिएगा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर एक बात पूछा जाए कि क्या वेब 3.0 के आने के बाद चीजें पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज हो जाएंगी, तो यहां पर आंसर आता है नहीं। और जैक डॉर्सी ये बात बोलते भी हैं, और इसीलिए जैक डॉर्सी कहते हैं, जैक डॉर्सी भाई जो मैंने अभी आपको बोला था, जिनका ट्वीट्स जो बिका था, है ना, जैक डॉर्सी कहते भी हैं कि देखो वेब 3.0 पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आज यूट्यूब के पास पूरी दुनिया में लगभग 60% से ज्यादा डेटा है जो उसके पास इकट्ठा है। हर दिन हजारों लाखों वीडियोस यूट्यूब के पास इकट्ठा होते हैं और अपलोड होते हैं। तो सबसे ज्यादा डेटा आज पूरे इंटरनेट पर कौन रखा है? यूट्यूब रखा है। अगर आप कोई नई चीज बनाना चाहते हैं, जैसे मान लो मैं एक रुमाल पे कोई आर्टिकल बना रहा हूं और कोई बिल्कुल नया आर्टिकल बना रहा हूं, तो सुनो, ये पूरी तरह से नया मेरा हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ आर्टिकल इस रुमाल से बना हुआ पक्का यूट्यूब के पास होगा। तो मेरा डेटा आज डिसेंट्रलाइज भी करने की कोशिश करूंगा तो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकता। तो वही जैक डॉर्सी साहब कहते हैं ऐसा है कि एक 100% एग्जीक्यूटिव वाला 100% डिसेंट्रलाइज की चीज हमें बनानी है, और उसी चीज के लिए वेब 5.0 पे काम कर रहे हैं। तो सर अभी वेब 3.0 आया नहीं और अगली वेब 5.0 की तरफ चलेगा। हाँ, और इनकी कंपनी है जैक डॉर्सी साहब की, टीबीएच करके। ओके, टीबीएच करके, यही वो कंपनी है जो इसका निर्माण कार्य कर रही है, जो पूरी तरह से 100% डिसेंट्रलाइज होगा, क्योंकि यहां पर वेब 3.0 100% डिसेंट्रलाइज नहीं होगा, ऐसा बोला जा रहा है। और यहां पर वेब 5.0 को हम लोग इमोशनल वेब के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिमुलेटिव वेब। इसके वेब 5.0 के कई सारे नाम हैं। इसको इमोशनल वेब भी कहते हैं, इसको इमोशनल वेब भी कहते हैं, इसको सिमुलेटिव वेब भी कहते हैं ना, बहुत सारे नाम से जानते हैं बच्चा, बहुत सारे नाम से। पढ़ना जरूर एक बार, जिन चीज़ों को मैं कह रहा हूँ पढ़ना जरूर। जल्दीबाजी है, मैंने चीज़ों को ठीक से पकड़ो। टीचर का काम सिर्फ यही नहीं होता आए पढ़ाया जाए चला जाए, तो हर कोई काम कर रहा है, उसके लिए उसको पेमेंट भी मिल रहा है। मेन काम टीचर का ये होता है उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिलाना, ठीक है। और इंटरेस्ट अगर किसी टीचर ने किसी बच्चे के अंदर उस विषय के प्रति दिला दिया ना, तो उसका काम सफल हो गया। किसका? विद्यार्थी का और अध्यापक दोनों का। चलेगा।
अब इमोशनल वेव्स क्या कहता है, मैंने जैसे एक एग्जांपल दिया, एक बार मैं पढ़ा रहा था, एक वीडियो आपको मिल भी जाएगा यूट्यूब पे। मैंने कहा देखो मान लो ना मैं डिफरेंट समय में डिफरेंट मूड में रहता हूँ। जैसे मैंने एक एप्लीकेशन अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर दिया कि अर्ली मॉर्निंग होते ही ना मैं थोड़ा सा रिलीजियस हो जाता हूँ। तो सुबह सुबह उठते उठते श्री गुरु चरण सरोधर सुनता हूँ, है ना, जामवंत की वचन सुहाए सुंदरकांड सुनता हूँ। ये चीज़ें जो है थोड़ा रिलीजियस, अब जिस भी रिलीजियस के हैं, जो रिलीजन के हैं, जो भी हैं, सुबह उठते उठते हम सब थोड़ा थोड़ा क्या हो जाते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छोटी जात बड़ी जात जितने भी लोग हैं, यहाँ कोई नहीं है, सब हम सब बराबर है ना। शिक्षा के मंदिर में सब बराबर, सब सुबह उठते उठते प्रभु का नाम लेते हैं, ईशा अल्लाह खुदा जो भी अपने अपने भगवान, सब अपने अपने धर्म मजहब का नाम लेते हैं, लेना भी चाहिए। सुबह उठते ही आँख खुलते ही चलो भगवान ने हमें आज का दिन भी दिया, ठीक है, देखने को, ठीक है। तो कहने का मतलब जब आप उन चीज़ों में जाते हैं दोस्त, तो वहाँ पर सुबह आपने गाने सुने, एक एप्लीकेशन आपने सेव कर दिया, दोपहर होते होते थोड़ा खाना वाना खाने के बाद चलो मैं ना अपनी पसंद बोल देता हूँ, जगजीत सिंह सुन रहा हूँ, जगजीत सिंह सुन रहा हूँ, थोड़ा आराम से चलेंगे, गुलाम अली सुन रहा हूँ, धीरा पंकज उदास सुन रहा हूँ, धीरे 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 चिट्ठी आई है आई, दोपहर में आते आते हो गया, शाम तक आते थे जिंदगी भी जीनी है, टिक टिक चिक 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 का मतलब हो गया कि मैं थोड़ा एक्टिव होना चाहता हूँ, जिंदगी भी तो जीनी है ना दोस्त। तो कहने का मतलब ये है कि मैं अलग अलग मूड में अलग अलग तरह के गाने सुनता हूँ। अब इसी गाने को एक एप्लीकेशन पे सेव कर रखा है, अब मैं कह रहा हूँ कि ये एप्लीकेशन मुझे पसंद है, इसमें सारे के सारे फेक गाने होते हैं। फेक गाने का मतलब ओरिजिनल सॉन्ग्स नहीं होते हैं, पायरेटेड होते हैं। मैं एप्लीकेशन बदलना चाहता हूँ, तो फिर मेरे लिए टेंशन होगा, सारे के सारे गाने जाके वहाँ सेट करो उस समय के लिए, नहीं करना होगा। वेब 5.0 अपने आप सारे गाने वहाँ पर सेट कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। यही तो है आपका इमोशनल वेब, आपकी इमोशंस को भी रीड करेगा। एग्जैक्टली कुछ इस तरीके का, शायद मैं समझा ले गया हूं। आइए, तो यहां पर वेब, हाँ एक चीज आप में से कुछ लोग पूछ रहे, वेब 4.0 कुछ नहीं बच्चा, इसको ना मोबाइल वेब कहते हैं, मोबाइल वेब कहते हैं, है ना। काफी जगह पे तो आपको वेब 4.0 मिलेगा भी नहीं, आप गूगल कर लो। यानी कहने का मतलब हम मोबाइल फोन पर भी वेब्स जो पेजेस हैं जो खुलेंगे आपको एक्सेस देंगी, वो मोबाइल वेब कहलाएंगे 4.0। और 5.0 हम कहते किसे है ना, वेब 5.0 जो है इट इज अ 2.0 प्लस 3.0। काफी जगह लिखा गया 2.0 और 3.0 को मिलाकर हम 5.0 कहते, तो ठीक है ना, कुछ 2.0 की चीजें होंगी, कुछ 3.0 की चीजें होंगी, दोनों मिलाकर वेब 5.0 होगा। इस तरह की तकनीकी पर विकसित वेब 5.0 होगा जो कि काम करेगा। आगे आपको लिए चलते हैं जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये कुछ नहीं है कि इमर्जिंग एरियाज है जो जहां पर ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ज्योग्राफी वाले, रिमोट सेंसिंग वाले, और साथ साथ ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, लोकेशन वाले, तीनों को मर्ज करके काम करेगा। यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच होगा किसका, जीआईएस का, आरएस का, रिमोट सेंसिंग का और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का। इसकी जरूरत क्यों है, इसकी जरूरत इसलिए, देखो ऐसा होता है जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी में जो डेटा लिया जाता है ना, वो एनालाइज किया जाता है, उसकी मॉडलिंग की जाती है, सिमुलेशन किया जाता है, विजुलाइजेशन किया जाता है, इन तीनों के तीनों डेटा पर उसके बाद जाकर जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी है जो बनती है। गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो प्रीवियसली रिलीज जो गाइडलाइंस है जियो स्पेशल डेटा 2021, उसके अंदर ड्रोलूज 2021 और स्वामित्व यानी सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद द इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी एंड विलेज एरिया स्कीम जो लाया है, वो पूरी तरह से बच्चा इसी डेटा पर बेस्ड है, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के डेटा पर। स्वामित्व हमने क्या किया, विलेज एरियाज के जो एरियाज है ना, जमीनें हैं, उसको हमने क्या किया, उसको जीआईएस सिस्टम के थ्रू, है ना, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के थ्रू सारी की सारी मैपिंग कर दी है। तो रूरल इंडिया में भी आप देखो कितनी अच्छी चीज़ें हैं, ज़मीन की पैमाइश करना, उनके पैरामीटर्स को देखना, क्या क्या चीज़ें उनको समझना, लोगों के हिसाब से ज़मीन किसकी कितनी है, सारी चीज़ें जियो स्पेशल। अब देखो यहाँ पर आपको ना जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। ये किन किन चीज़ों पे डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स हैं जो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी पर बेस हैं जो पूरे भारत में है। डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज़, अमरूद, है ना, 500 सिटीज़ को पूरा का पूरा जीआईएस जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी पे देखा जा रहा है। नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम को कवर किया जा रहा है। नेशनल क्लीन मिशन ऑफ गंगा को देखा जा रहा है। लिंकिंग ऑफ रिवर्स जो हो रहे हैं, नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन में अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो लाए जा रहे हैं, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो आ रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के बेस पर इन सारे के सारे वर्क प्रोग्रेस को देखा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। अब आपको लिए चलते हैं एक्सटेंडेड रियलिटी क्या होती है। देखो एक्सटेंडेड रियलिटी क्या होती है आपको मैं बताऊं, यहां पर वीआर वर्चुअल रियलिटी, यहां पर एआर ऑगमेंटेड रियलिटी और यहां पर एमआर मिक्स रियलिटी, तीनों को मर्ज कर दो और उसके बाद जो नई रियलिटी आती है उसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी में आपने देखा होगा आपके पास एक वीआर बॉक्स होता है, ओके, बगल यहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटे स्पीकर्स होते हैं और ऐसा लगता है उस वीआर बॉक्स के अंदर कोई एक्टिविटी है जो चल रही है।
ओके और सब कुछ ऐसा लगता है जैसे आप अपने आप को उस जगह पर पाते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं है। वर्चुअल रियलिटी में आप वीआर बॉक्स को यूज करके ऐसा फील होता है, यहाँ सब कुछ एक कंप्यूटर सिमुलेशन से होता है। कंप्यूटर होता है, उसमें प्रोग्रामिंग होती है, जिस प्रोग्रामिंग के थ्रू आप चीज़ों को देख रहे होते हैं यहाँ पर एक वीआर बॉक्स लगाकर। और यहाँ पर जो चीज़ें आपको दिख रही होती हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि यू पीपल आर देयर, बट आप वहाँ नहीं हैं, आप यहाँ हैं। आप मॉल में हैं, आप मॉल में आप ग्राउंड फ्लोर पे आप वीआर बॉक्स के थ्रू आप वीआर की दुनिया में बिजी हो गए हैं, देख रहे हैं। आपको लग रहा है एफएल टावर के सामने हैं। जब अपने सर को आप घुमाते हैं तो लगता है कि आप एफएल टावर के सामने लेफ्ट और राइट देख रहे हैं, क्योंकि जो वीआर बॉक्स लगाए हैं वो 360 डिग्री पर काम करता है। इट इज लुकिंग लाइक दैट यू पीपल आर इन द वर्चुअली क्रिएटेड इमेजेस जो आपको दिख रहे हैं और लुक लाइक एज अ रियलिटी, इसी को वीआर कहते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है? ऑगमेंटेड रियलिटी में जैसे हेलोग्राफी टाइप की जो टीवी आ रही है ना, भविष्य में बोला तो गया था 2020 तक ही सोनी ला देगा, पर अभी इसमें टाइम लग रहा है। जो हेलोग्राफी टाइप की टीवीज वगैरह आ रही है ना, ये क्या करेंगी आपको? हेलोग्राम मतलब ऐसा लगेगा कि यहाँ पर इमेजेस विल कम इन द फ्लोटिंग एयर इन फ्रंट ऑफ यू। आपके यहाँ पर जो भी थोड़ा सा एक ग्लास या चीजें दे दी जाएंगे, ऐसा लगेगा आपके सामने फ्लोटिंग एयर में एक इमेज बन रहा है। ओके आपको ऐसा लगेगा कि रवि सर आपके घर में आपके सामने आप एक ग्लास ले रहे हैं, अ लुक लाइक एज अ रियलिटी, जबकि मैं एक फ्लोटिंग एयर में इमेज बन रहा हूं। आपके घर हो कोई बच्चा होगा, मेरे बीच में से पेट में से निकल के जा सकता है। गॉट इट? ये चीजें क्या है? ये चीजें एज अ पार्ट ऑफ एआर जो आगे आ रही हैं। मिक्स रियलिटी में क्या, जैसे कोई वीडियो गेम खेलते हैं, मैंने ग्लास लगा लिया, वीआर एआर दोनों का मैच। मुझे ऐसा दिख रहा है कि हवा में यहाँ पर एक विलेन बन रहा है, मैं उसको शूट कर रहा हूँ, फिर एक विलेन यहाँ बन रहा है, उसको शूट कर रहा हूँ, फिर एक विलेन यहाँ बन रहा है, मैं उसको शूट कर रहा हूँ। इस तरीके से इमेज आएगी, सब कुछ मिक्स हो जाएगा। वीआर एआर दोनों की मिक्सिंग करके वो कहलाएगा। अब एक्सआर क्या है? एक्सआर जिसे हम एक्सटेंडेड रियलिटी कहते हैं। कुछ मूवीज़ हैं, शायद आई थिंक सो मूवी का नाम नहीं ध्यान आ रहा, नॉट गोइंग टू रिकॉल। उसमें क्या मैंने देखा कि हाथ से वो इमेज देखता है, हाथ से वो चीज़ों को टच कर रहा होता है। ओके सब कुछ एक फ्लोटिंग एयर में चीज़ आ रही होती है, यानी कहने तो सब कुछ यहाँ पर एक तरह से इंटीग्रेट कर दो, वही एक्सटेंडेड रियलिटी के अंदर आती। शायद स्टिल नॉट रिकॉल। कमेंट बॉक्स में आप जरूर देना, ताकि आगे आने वाले जो बच्चे वीडियोज़ देखेंगे कमेंट तो ज़रूर पढ़ते हैं, ठीक है? बड़े प्यारे तो मैसेज लिखते ही लिखते हो, अच्छी बात है ना? मैं मतलब अच्छी बात कर रहा हूँ, ठीक है? उसमें लिख देना, उस मूवी का नाम ध्यान नहीं आ रहा। I have seen that extended reality movie, but it is a mixing of all that, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ कोलैबोरेटेड विद द मेटा एक फेसबुक पेरेंट्स कंपनी है, ठीक है? फेक नहीं है, फेस है ना, फेसबुक पेरेंट कंपनी है, टू एक्सलरेट एक्सआर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इन इंडिया, ठीक है? क्या कर रहा है? इसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड रियलिटी बोलते हैं। ये एक तरह से रियल एंड वर्चुअल दुनिया को कंबाइन करके आपके सामने लाता है, ह्यूमन मशीन सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करता है, ठीक है? यहाँ पर आपको जैसे वेरेबल डिवाइसेस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, सब के लिए भविष्य के लिए अच्छा है। ट्रेनिंग, टेस्टिंग और टूरिज्म, इस तरह के जो एप्लीकेशंस होते हैं, यहाँ पर इन चीज़ों में एक्सटेंडेड रियलिटी एक अच्छा फ्यूचर है। एक्सटेंडेड रियलिटी आपके सामने है, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, जहां मैंने माइटी के बारे में बता दिया, ठीक है? मेटा फेसबुक के बारे में बता दिया। एक्सटेंडेड रियलिटी में आपको कंबाइंड इन्वायरमेंट में चीज़ें मिल जाती हैं। थोड़ा ध्यान रखेंगे, वीआर प्लस एमआर प्लस वीआर, ये सारी की सारी चीज़ों के मर्ज होता है। लॉन्ग रेंज रेडियो क्या होता है? लोरा किसे कहते हैं? देखो लोरा क्या है, वो एक इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, इसको आप IDRBT कहेंगे, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ठीक है? और खासकर से बात करूँ, एक इंस्टीट्यूट है जो RBI के अंदर काम करता है। अगेन आई रिपीट, IDRBT जो कि RBI के अंदर काम करने वाला एक इंस्टीट्यूट है। इसने एक लो कॉस्ट फाइनेंशियल नेटवर्क को बनाया है, जिससे हम रिमोट एरियाज में भी बैंकिंग जैसी सुविधाएं दे सकते हैं। ओके जिससे रिमोट एरियाज में भी हम बैंकिंग जैसी सुविधाएं दे सकते हैं। पूरी तरह से डेफिनेटली वायरलेस मॉड्यूलेशन टेक्निक है ये, ठीक है? यहाँ पर फिजिकली मतलब बैंक को इस तरह की चीज़ों को होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बैंक कैन यूज़ दिस एज देयर ओन, ठीक है? एक प्राइवेट नेटवर्क बनाता है बैंक, और उस प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू बैंक पूरा का पूरा काम कर सकता है, ठीक है? यहाँ किसी थर्ड पार्टी नेटवर्क की ज़रूरत नहीं होती है, कोई बैंक ले जाकर वहाँ स्टेबल करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी चीज़ स्टार आधारित सैटेलाइट आधारित होता है। IDRBT पहला ऐसा है जो दुनिया में जो इस तरह के नेटवर्क को बनाता है, जिसका नाम है लोरा, लॉन्ग रेंज रेडियो टेक्नोलॉजी। बेनिफिट क्या है? यहाँ पर जो लोग हैं जो रिमोट हिली एरियाज और फॉरेस्ट एरियाज में पाए जाते हैं, वो बिना सैटेलाइट सिग्नल के ही बैंकिंग सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। ये कमाल की चीज़ है जो यहाँ पर लाई जा रही है, ठीक है? लोअर थ्रेट ऑफ द साइबर हैकिंग, यहाँ पर साइबर हैकिंग वगैरह के चांसेस नहीं है, काफ़ी सस्ता है। अब ये चीज़ें देखते हैं आगे भविष्य में किस लेवल पर काम करती हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो लेरा को LPWAN के द्वारा LPWAN वायरलेस एप्लीकेशन नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू दिखाया जा रहा है ना? बड़े लेवल पर आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, छोड़िए इसको। ई सिम्स को लेकर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फिलहाल ई सिम्स नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। ई सिम को हम एम्बेडेड सिम कहते हैं। एम्बेडेड सिम पहली बार दुनिया में अगर देखा जाए तो 2012 में डेवलप किया गया था। ज़्यादातर अगर ई सिम का एडवांटेज देखोगे तो एक प्रोग्रामिंग होता है, एक तरह से पूरी तरह से एक प्रोग्रामिंग होती है जो आपके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ड होता है, ठीक है?
यहाँ पर जो मल्टीपल सिम प्रोफाइल्स वगैरह जो होते हैं, जैसे आपको एक से ज़्यादा रखना है तो ई सिम वगैरह के थ्रू आप आसानी से रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा सिक्योरिटी वगैरह देखें तो यहाँ नो फिजिकल एलिमेंट है, तो यहाँ पर कोई डिवाइस वाइस के साथ इस वक्त छेड़खानी नहीं कर सकता इन दिस केसेस में। डिसएडवांटेज देखो तो यहाँ पर इमरजेंसी वगैरह के सिचुएशन, आपकी बैटरी खत्म हो गई, कुछ हो गया, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नहीं है इन चीज़ों को यूज़ कर सकें। ओके, अनयूजेबल इन द कंट्रीज, कोई ऐसे कंट्रीज है जो ई सिम सिस्टम को सपोर्ट ही नहीं करते हैं। सपोर्ट ओनली अवेलेबल इन द प्रीमियम फोन, इसके लिए आपको महंगे महंगे फ़ोन जैसे आईफोन्स, गूगल पिक्सल सीरीज, ऐसे ही फ़ोन होने चाहिए जहाँ पर इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं। ठीक है, फाइन। यहाँ पर थोड़ा सा ई सिम को समझाने की कोशिश की गई है कंज्यूमर मोबाइल डिवाइसेस में। जैसे यहाँ पर एक फिजिकल सिम दिखाया है, एम्बेडेड सिम दिखाया और सीपीयू विद द ई सिम कैपेबिलिटीज। ओके, फिजिकल सिम क्या होता है, जैसे एप्पल सिम वाले होते हैं जो अलग से फिजिकल सिम लगाते हैं। एम्बेडेड सिम चिप क्या होता है, उसके साथ कोई चिप वगैरह के साथ ऑलरेडी लगा होता है। और तीसरा सीपीयू के साथ ई सिम कैपेबिलिटी होती है, जिसको ऑलरेडी हम इंस्टॉल कर उसका आपका आईडी वाईडी लेकर आपको यहाँ ओटीपी जनरेट करके आपको एक्सेस देते हैं। ये फिजिकल सिम हो गया, एम्बेडेड सिम हो गया, ई सिम हो गया, दोनों ऑप्शन आपको यहाँ दिखाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, फाइन। बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर क्यूआर कोड होता है, इस तरह के ऑप्शंस होते हैं। फाइन, छोड़िए इसको, है ना, इसमें टाइम लगाने ज़रूरत नहीं है। स्ट्रीट व्यू सर्विसेज जो गूगल मैप लेकर आया है, ठीक है, पहली बार ऐसी शुरुआत हुई है जो गूगल ने किया है, वो भी भारत के अंदर किया है। क्या किया है, गूगल मैप ने स्ट्रीट व्यू सर्विसेज दी हैं, जिस पिक्चर में आप देख सकते हैं रास्ते आपको दिखाए जा रहे हैं, है ना, इंटरेस्टिंग, रास्ते आपको दिख रहे हैं। फाइन, अब ये मत बोलेगा कौन सी जगह है। यहाँ पर गूगल स्ट्रीट व्यू जो है 360 डिग्री व्यू आपको लेकर आ रहा है पहली बार। इस तरह से आपको किसी रोड के बारे में, रूट के बारे में काफ़ी हद तक समझ हो जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एमिशन पर एक जनरल क्वेश्चन है, इट्स नॉट अ करंट अफेयर्स, इट्स अ जनरल क्वेश्चन, बट आर्टिकल इस पर न्यूज़पेपर में रहे। आपने सुना होगा अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, ऐसे वेव जिसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दोनों पाई जाती है। और मैंने आपको बताया है, जब मैंने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ाया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं वो इनविजिबल वेव्स होते हैं, दे आर इनविजिबल वेव्स। ओके, इनविजिबल वेव, आपको बताऊं, ये इनविजिबल वेव आप देखो सन की लाइट में सारे के सारे वेव्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक्सरे, गामा, माइक्रो, रेडियो, अल्ट्रा, ये सारे के सारे, इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से जानते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनविजिबल होते हैं। आपको पता है दो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं जो पूरे वायरलेस टेक्नोलॉजी में प्रयोग में लाए जाते हैं। एक जिसको हम कहते हैं माइक्रोवेव्स, इनको मैं आपको इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जरूर पढ़ाता हूँ, और दूसरा जिसे हम कहते हैं रेडियो वेव्स। तो पहला जिसे हम कहते हैं माइक्रोवेव और दूसरा जिसे हम कहते हैं रेडियो वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पूरे के पूरे इस रेंज को, इस पूरी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ये इनविजिबल एरियाज ऑफ एनर्जी होते हैं, नेचुरल सोर्सेज भी होते हैं, ह्यूमन मेड सोर्सेज भी होते हैं, इनके सारे के सारे इश्यूज वगैरह है, ईएमएफ एमिशंस वगैरह हार्मफुल भी हो सकते हैं ह्यूमन के लिए। अलग अलग समय में अलग अलग तरह की चीज़ें अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करती हैं, जिसको मैं आपको यहाँ पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यहाँ देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ब्रॉडकास्ट के लिए जो भी हम यूज़ करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, यानी वेवलेंथ जो है, देखो डिस्टेंस जो है, टर्फ एंड ये जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा है ना, वेवलेंथ ज़्यादा। एक बात ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, मैं कह सकता हूँ फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, वो मिनिमम है, और वेवलेंथ जो है वो क्या है, वो है मैक्सिमम है। यहाँ जो है, यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, इधर देखना, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम है। देखो ऑसिलेशन कितना ज़्यादा हो रहा है, देखो ऑसिलेशन कितना ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ वेवलेंथ जो है वो क्या है, वेवलेंथ जो है वो क्या है, मिनिमम है, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू वेव्स यहाँ देखो काफ़ी मिनिमम है। इन्हीं दोनों के बेस पर देखो, यहाँ गामा रेज जो होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए गामा रेज को मेडिकल में यूज़ किया जाता है कैंसर वगैरह को किल करने के लिए। इधर बढ़ो, एक्सरे वगैरह में क्या होता है, इनसाइड अ बॉडीज का व्यू देख सकते हैं, उसको पेनिट्रेट कर सकते हैं। अल्ट्रावायलेट देखो, जैसे इधर से आपको दिख क्या रहा है, इधर आपको दिख रहा है अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल लाइट, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर यहाँ जाकर मिला आपको क्या, फिर जाकर यहाँ मिला आपको रेडियो वेव। इस तरीके से देखो ये फ्रीक्वेंसी जो हो रही है वो आगे चलकर इधर कम हो रही है, और वेवलेंथ जो है वो इधर जाके इधर जो हो रहा है वो कम हो रहा है। इधर तरफ वेवलेंथ कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी, यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में अलग अलग चीज़ें हम यूज़ करते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिप्टो जैकिंग क्या होती है, देखो जब ब्लॉकचेन बनाते हैं उस समय एक प्रोसेस यूज़ किया जाता है जिसको हम कहते हैं डेटा माइनिंग। ये भी एक तरह की हैकिंग है, हैकिंग है समझिए, जो आप पे कंप्यूटर से किया जा रहा है। आप पे कंप्यूटर की बैटरी, आप पे कंप्यूटर का प्रोसेसर यूज़ किया जा रहा है डेटा माइनिंग कर बिटकॉइंस बनाने के लिए, बिटकॉइंस को बनाने के लिए, और इसी चीज़ को हम कहते हैं क्रिप्टो जैकिंग।
ओके, असल में होता क्या है, जब हम बिटकॉइंस बनाते हैं उसके लिए बहुत पावरफुल कंप्यूटर चाहिए। अब इतना पावरफुल कंप्यूटर हर किसी के पास होना इज नॉट पॉसिबल। तो क्या करती हैं ये लोग, कुछ ऐसे होते हैं जो आपको इस तरह के मैसेज, तरह की चीज़ें भेजते हैं, जो आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल, इस तरह की चीज़ों में घुस जाते हैं। एक तरह से समझिए एक तरह का बग है ये, कुछ इस तरह की चीज़ें जो आपके कंप्यूटर में आती हैं। और ये क्या करती हैं, आपके कंप्यूटर के सारे प्रोसेसर, आपके कंप्यूटर का पावर यूज़ करती हैं और उसके बेसिस पर फास्टेस्ट कंप्यूटर हो जाती है, उनके पास एक्सेस हो जाता है और वो डेटा माइनिंग कर बिटकॉइंस बनाते हैं और पैसे कमाते हैं। गॉट इट। यहाँ पर देखिए क्रिप्टोजैकिंग एक साइबर अटैक है, जहां पर कंप्यूटर डिवाइसेस को हाईजैक किया जाता है। अपने हिसाब से जो अटैकर होता है उसको कंट्रोल करता है, उसके रिसोर्सेज को यूज करता है जनरली क्रिप्टो करेंसी को माइन करने के लिए, यानी डेटा माइनिंग करने के लिए। यहां पर स्टेप्स दिखाने की कोशिश की। थ्रेट एक्टर कंप्राइजेज अ वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट। फिर यूजर्स, यहां देखिए लिखा हुआ है ना, फिर देखा ये यूजर कनेक्ट टू द कंप्रोमाइज वेबसाइट। ओके, कंप्रोमाइज वेबसाइट क्रिप्टो माइनिंग स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट्स। फिर यूजर्स अननोइंगली स्टार्ट द माइनिंग क्रिप्टो करेंसी ऑन बिहाफ ऑफ थ्रेट एक्टर, जो पता ही नहीं चल रहा है। एंड अपॉन सक्सेसफुली एडिंग अ न्यू ब्लॉक टू द ब्लॉकचेन, द थ्रेट एक्टर रिसीव अ रिवार्ड इन द क्रिप्टो करेंसी कॉइंस। इस तरीके से आप देखो यहाँ पे थ्रेट जो एक्टर होता है, ओके, वो पूरा का पूरा एंड यूजर्स ये होता है। इससे आपके पूरी की पूरी माइनिंग कर रहा है, आपके पूरे कंप्यूटर के प्रोसेसर को यूज करके माइनिंग करके अपना वो फायदा उठा रहा है। ठीक है, इस तरह के प्रोसेस में आपको पता नहीं चलता आपका कंप्यूटर स्लो हो रहा है, आपके कंप्यूटर की बैटरी जल्दी खत्म हो रही है। इस तरह की चीजें आप देख सकते हैं। अब आप कहोगे सर इस तरह की चीजें पता कैसे चलेंगी? अब देखो, अगर आपका कंप्यूटर नया है, प्रोसेसर अच्छा है, फिर भी स्लो क्यों हो रहा है? हो सकता है आपका कंप्यूटर इस तरह की हैकिंग्स या इस तरह के अटैक से ग्रसित हो। ये भी चीजें न्यूज में रही हैं, तो चीजें जानने की ज्यादा जरूरत है। एक और टॉपिक है जिसे हम कहते हैं ब्लू बगिंग। ब्लू बगिंग भी क्या है? एक तरह का एप्लीकेशन है, एक एनी ऐप है जो आपके साथ ब्लूटूथ के थ्रू एक्सेस करता है, ब्लूटूथ के थ्रू आपके अंदर आता है और एक तरह का बग है। ओके, बग है। ये क्या करता है? ये भी कहीं ना कहीं आपकी साइबर सिक्योरिटी में ये कहीं ना कहीं तरह का थ्रेट ही है। ये क्या करता है? आपके फ़ोन को अच्छी तरीके से देखता है, आपके फ़ोन के अंदर के सारे एक्टिविटीज़ को वॉच करता है। इसलिए मैं आप सबको ये हिंट करता हूँ कि अपने मोबाइल फ़ोन में आप पासवर्ड वगैरह ओपन ना किए रहें, जो कि ओपन करके रखेंगे तो आसानी से आपके फ़ोन और कहाँ आपकी चीज़ें आसानी से हैक हो जाती हैं। ओके, हैक हो जाती हैं। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब यहीं पर आपको ब्लू बगिंग वगैरह पर आपको समझाना है, इट्स अ फॉर्म ऑफ हैकिंग। इसीलिए आपको ब्लूटूथ वगैरह के कनेक्शन, जब आप कोई काम कर रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसके बाद उसको हटा देना चाहिए। ब्लूटूथ शुड ऑफ, अगर ब्लूटूथ से आपने किसी डिवाइस को जोड़ रखा है। और आज देखिए कॉल्स वगैरह सब कुछ, आज देखिए सब कुछ हम लोग आजकल किससे कर रहे हैं? सब कुछ ब्लूटूथ से एक्सेस हो ही रहा है। तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो थोड़ा सॉफ्टवेयर वगैरह को या चीज़ों को, है ना, ये सब भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका पब्लिक वाईफाई इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं तो यहाँ पर ब्लू बगिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसका मतलब सर घर का वाईफाई से अगर जोड़ें तो, या ब्लूटूथ टाइप की सर्विसेज यूज़ करें तो वहाँ पर इस तरह की दिक्कतें कम होती हैं। आपको दिख रहा है कि देखो ब्लूटूथ के थ्रू क्या हो रहा है, आपका लैपटॉप, आपका टैबलेट, आपका मॉनिटर, आपकी स्पीकर, आपका मोबाइल, आपका प्रिंटर, जो जब सब कुछ कनेक्ट होता है, ये सब एक तरह से क्या, ब्लू बगिंग इन एथिकल हैकिंग। ठीक है, ओके, ये सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं। ब्लू बगिंग एथिकल हैकिंग में के थ्रू भी हो सकती है। एथिकल हैकिंग हम उस हैकिंग को कहते हैं जहां कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के कंप्यूटर, इस तरह की चीज़ों को हैक कर आपकी चीज़ों के एक्सेस को, आपके इन्फॉर्मेशन को लेना चाहता है। इट्स अ पार्ट ऑफ एथिकल हैकिंग। देखो हैकिंग जो होती है वो 3 तरह की होती है। चलो मैं आपको थोड़ा हैकिंग बार बता ही देता हूँ। दिस इज द लास्ट टॉपिक। एक जिसे कहते हैं ब्लैक हैकिंग। ब्लैक हैकिंग जो होता है, ब्लैक हैट हैकर्स जो होते हैं वो इंटेंशनली गलत काम के लिए हैकिंग करते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर हैक कर लिया, आपसे बिटकॉइंस मांग रहे हैं, फिरौती मांग रहे हैं। वाइट हैकिंग क्या होती है? वाइट हैकिंग क्या होती है? मान लो एक कंट्री का एक कोई बंदा, एक कंप्यूटर पाकिस्तान का हम हैक कर लेते हैं, या चाइना का कंप्यूटर सिक्योरिटी हैक कर लेते हैं, वो एक वाइट हैकिंग। और ये एक सम्मान की बात है। इट इज़ अ काइंड ऑफ एथिकल हैकिंग। ये इस तरह की हैकिंग एथिकल हैकिंग कहलाते हैं। तो ब्लू बगिंग के थ्रू आप एथिकल हैकिंग भी कर सकते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू कर सकते हैं। वही चीज़ आपको बता रहे हैं। आपने सुना होगा अंशुल सक्सेना का नाम। जब पुलवामा अटैक होता है उसके बाद अंशुल सक्सेना साहब क्या करते हैं, ये कंप्यूटर इंजीनियर होते हैं, ये पाकिस्तान के कंप्यूटर को हैक करके इमरान खान के डेटा को वहाँ से डिलीट कर देते हैं, वहाँ पर भारत का तिरंगा फहराते हैं और ये बताते भी हैं कि पाकिस्तान देखो, जो तुमने पुलवामा अटैक किया था उसके केस में मैंने वाइट हैकिंग करके तुम्हारे लिए ये काम किया है। ठीक है, तुम पर ये कंप्यूटर पर किया है, तुम बेशर्मों की तरह हो और तुम्हारी बेशर्मी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो, ठीक है, तुम इतनी गंदा काम करते हो पुलवामा और क्या चीज़ें चल रही हैं, और ये देखो ये सारा का सारा। तो यहाँ पर ये चीज़ हुई है वो इज अ पार्ट ऑफ वाइट हैकिंग। वहीं पर एक चीज़ और होती है जैसे ग्रे हैकिंग है। ग्रे हैकिंग क्या है? मजे लेने के लिए। इस तरह की हैकिंग फन के लिए होती है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे कंप्यूटर को क्या किया है ना, ये क्या है? ये जो हैकिंग है, मैंने आपके कंप्यूटर को क्या किया, मैंने आपको कंप्यूटर को हैक कर लिया। मान लो मैं आपके घर आया हूँ, ठीक है,
और आप पे कंप्यूटर को देख रहा हूँ, आप मैंने थोड़ी मस्ती के मूड में, मैंने यहाँ पे कंप्यूटर को हैक कर लिया, ठीक है। अब क्या किया, जब आप यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको एक्सेस ही नहीं दे रहा हूँ। जैसे आपके पापा कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, मैंने उसको ओपन कर दिया, दे कैन यूज़ इट। फिर आप सोचोगे यार मैं यूज़ कर रहा था तो नहीं चल रहा था, फिर अपने कंप्यूटर को यूज़ करोगे, फिर आप नहीं कर पाओगे, फिर आपका भैया यूज़ करेगा, मैं उसको अलाउ कर दूंगा, तो आपको ये चल क्या रहा है, कुछ नहीं, मैं आपके मजे ले रहा हूँ, एक लाइन में आंसर सुन लो, आपको इरिटेट कर रहा हूँ ना, तो मैं आपसे कोई फिरौती कर रहा हूँ ना, यहाँ कोई सम्मान की बात हो रही है देश के लिए। तो ये इस तरह की हैकिंग जो होगी, इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रे हैकिंग। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक था, थोड़ा लेंदी हो गया क्योंकि मैंने चीज़ों को थोड़े ज़्यादा एग्जाम्पल्स के थ्रू बताएं, लेकिन चलो ठीक है, आप इन चीज़ों को करोगे ज़रूर ठीक से। बाकी टेलीग्राम तो आपको पता ही, यहाँ पर आप पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, गो एंड टेक द पीडीएफ। ये फेसबुक पेज है जहाँ पर आप फेसबुक पर भी अगर हैं तो आप मुझे इस पेज पर कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है जहाँ पर इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये मेरी क्लासेस हैं जिसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि पूर्वांचल इस ऐप पर जाकर अगर विषय को सीखना है तो आइएगा। 40 पेज पे अगर साइंस टेक पढ़ना होगा तो प्लीज़ मत आइएगा, मैं तो सीधा बोलता हूँ, घुमा फिरा के बोलता नहीं। अगर सीरियस हैं तभी मेरे से जुड़िए, नहीं तो टाइम पास करने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। यहाँ पर ये किताबें हैं, इसको पढ़ते रहिएगा। ये स्कैनर कोड है, ठीक है, इसको स्कैन कर लीजिए और इसके थ्रू आप सीधा एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। बाकी साइंस, टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट दोनों ही क्लासेस के लिए मेरी किताबों के साथ आपको यहाँ पर स्टैटिक के साथ जो अपडेट्स वगैरह होते हैं वो इन एप्लीकेशंस पे आपको मिल जाते हैं। ये वो किताबें हैं जो मैकग्रा हिल से प्रकाशित होती हैं, जो मैंने लिखी हैं और काफ़ी सक्सेस किताबें भी मानी जाती हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा सोशल मीडिया बोलता है, ठीक है। अगले सोशल मीडिया के कैरेक्टर आप हैं। आगे देखता हूँ इन किताबों को पढ़कर आपका क्या राय होता है। राय ज़रूर दीजिएगा क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके बेसिस पर ही मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। इंप्रूवमेंट आप में ही नहीं, मुझ में भी ज़रूरी होता है और एग्ज़ाम सिर्फ आपका ही नहीं, 28 मई को हमारा भी होता है, ठीक है। ये चीज़ मैं तो मानता हूँ, बाकी मुझे नहीं पता बाकी टीचर्स मानते हैं नहीं मानते, ठीक है। इसलिए मैं पूरी ईमानदारी से आपके साथ लगा हुआ हूँ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको लास्ट तक करा सकूँ मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं मैं आपके लिए कुछ नया काम कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है शायद एक अध्यापक का धर्म होता है। मेरा धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, मेरा धर्म है एक टीचिंग करना और आपको पढ़ाना पूरी ईमानदारी के साथ। और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ उसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ आप हैं। उम्मीद करता हूँ ये आशा, ये उम्मीद, ये जो आप मेरे लिए रखते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, किसी पर उम्मीद करना और उस पर खरा उतरना। तो फिलहाल मैं आगे कोशिश करता रहूँगा। बाकी चलिए दोस्त, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। एग्ज़ाम बहुत ही मज़े से दीजिए। एग्ज़ाम्स में टेंशन लेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो आते आते भी आप ओवर कॉन्फिडेंस या फिर डर से आप छोड़ दें, क्योंकि हार्मोन जो होता है ना बड़ा काम करता है, ठीक है। और हर चीज़ न्यूरॉन से शुरू होती है, यानी अगर आपका नर्वस सिस्टम अच्छा है तो आपका एंडोक्राइन सिस्टम अच्छा है। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब आपकी बॉडी में अच्छे अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं, आप कॉन्फिडेंस में रहते हैं। जो पढ़ लिया वही आएगा, जो छूट गया वो नहीं आएगा। लास्ट मोमेंट में मैं यही कहता हूँ, यही सोचकर चले जाइए। बाकी ऊपर वाले का आशीर्वाद है, माँ बाप का साथ है, बाकी हम गुरुओं का भी आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना हुआ है। तो चलिए, अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।